V22 अध्याय 211 धुंध में छिपा मांबा। लिन युआन की मूल योजना के अनुसार वह इस साल रेडियंस 100 सीक्वेंस प्रतियोगिता में भाग नहीं लेगा। उसका लक्ष्य हमेशा अगले साल रेडियंस 100 सीक्वेंस में प्रवेश करना था। अपने पहले वर्ष में वह केवल अनुक्रम #90 से #100 तक ही प्रतिस्पर्धा कर सकता था, क्योंकि हर साल 10 लोग बाहर हो जाते थे। हर साल केवल 10 लोग ही रेडियंस 100 अनुक्रम में शेष पदों को भर सकते थे। लिन युआन के दिल में अचानक एक महत्वाकांक्षा उभरी। वह इस साल रेडियंस 100 सीक्वेंस में सीक्वेंस #90 से #100 तक प्रतिस्पर्धा करना चाहता था। लिन युआन ने इस दौरान वीडियो लाइब्रेरी से रेडियंस 100 सीक्वेंस के कई सदस्यों के सेलेस्टियल स्टेवे द्वंद्व देखे थे। हालांकि वह अभी भी उनके सभी फे को स्पष्ट रूप से याद नहीं कर पाया था, लेकिन वह सीक्वेंस #90 से #100 तक के लोगों की समग्र ताकत जानता था। जब तक उसके पास गोल्ड फैंटेसी नस्ल का फे था, भले ही वह रेडियंस 100 सीक्वेंस में शामिल होने में सक्षम न हो, फिर भी उसके पास कम से कम प्रतिस्पर्धा करने की संभावना थी। इस समय लिन युआन को अचानक एक बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या का ख्याल आया। मॉबियस को स्पिरिट क्यूई कंडेंसेशन क्षमता के साथ स्पिरिट क्यूई क्रिस्टल को संघनित करने में कितना समय लगेगा। रेडियंस फेडरेशन जल्द ही जनवरी से मार्च के अंत तक एस टूर्नामेंट आयोजित करने जा रहा था और रेडियंस 100 सीक्वेंस प्रतियोगिता मार्च से अप्रैल तक चली। इसलिए जनवरी से अप्रैल तक हर दिन मूल रूप से रेडियंस फेडरेशन के नागरिकों के लिए एक पार्टी थी। इन 4 महीनों को टूर्नामेंट सीजन के रूप में भी जाना जाता था। मॉबियस ने अनुमान लगाया और लिन युआन से कहा, सामान्य परिस्थितियों में स्पिरिट क्यूई कंडेंसेशन क्षमता को स्पिरिट क्यूई क्रिस्टल को संघनित करने में लगभग 10 दिन लगेंगे। स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में पर्याप्त ऊर्जा अयस्कों के साथ इसमें लगभग 7 दिन लगेंगे। मॉबियस का जवाब मिलने के बाद लिन युआन रेडियंस 100 सीक्वेंस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए और भी दृढ़ हो गया। उसके पास ऊर्जा अयस्कों की कमी नहीं थी और उसे बस जो जियाक्सिन के स्टार वेब स्टोर से उन्हें खरीदने की ज़रूरत थी। यदि हर 7 दिन में एक स्पिरिट क्यूई क्रिस्टल का उत्पादन होता था, तो इसका मतलब था कि यदि वह फैंटेसी ब्रीड चिमी या जैस्मीन लिली को गोल्ड में विकसित करना चाहता था, तो उसे लगभग 72 दिनों की आवश्यकता होगी। अब नवंबर का अंत हो चुका था और रेडियंस 100 सीक्वेंस के चयन में अभी भी 3 महीने से ज़्यादा का समय था। इस दौरान वह चिमी को सिल्वर आई फैंटेसी आई से गोल्ड आई फैंटेसी आई में विकसित कर सकता था। वह अतिरिक्त आध्यात्मिक शक्ति क्रिस्टल का उपयोग स्रोत प्रकार एसिड कोरोजन क्वीन बी की ताकत को बेहतर बनाने के लिए कर सकता है। एक काल्पनिक नस्ल के प्रत्येक उन्नयन के लिए आवश्यक स्पिरिट क्यूई निस्संदेह सामान्य फे की तुलना में बहुत अधिक थी। इसलिए वह 3 महीने से अधिक समय में एसिड कोरोजन क्वीन बी को गोल्ड एक्स लीजेंड में बढ़ा देगा। स्माइलिंग फेस कैजुअल डेट बस एक क्लिक दूर है। लिन युआन ने आध्यात्मिक स्थानिक क्षेत्र में मॉबियस से बात की और पिछले कुछ महीनों में उसे जो लाभ मिले थे उनके बारे में बताया। उस पल उसने महसूस किया कि कोई उसके कंधे पर थपथपा रहा था और तुरंत होश में आ गया। उसने पाया कि लियू जी उसे चिंतित भाव से देख रही थी। लिन युआन, नीलामी शुरू होने के बाद से तुम क्यों नहीं हिली? क्या कुछ हुआ है? जैसे ही लिन युआन ने लियू जी की चिंतित निगाहों को देखा, उसने अपना सिर हिलाया और जवाब दिया, मैं ठीक हूँ। क्या अभी नीलामी में कुछ बकाया था? लिन युआन को अभी पता चला था कि मॉर्बियस जाग गया है, इसलिए उसने अपने विचारों को स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में रखा था। नतीजतन उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि नीलामी में क्या हुआ था। जब लियू जी ने देखा कि लिन युआन असहज नहीं लग रहा था, तो उसे राहत मिली और उसने जवाब दिया, कुछ दुर्लभ आध्यात्मिक सामग्री पहले ही नीलाम कर दी गई थी, जिनमें से सबसे मूल्यवान प्लेटिनम ड्रैगन जानवर का खून था। इसकी एक ट्यूब लगभग 400,000 रेडियंस डॉलर में बिकी थी। लिन युआन ने सिर हिलाया। हालांकि प्लेटिनम ड्रैगन जानवर का खून दुर्लभ था, लेकिन ये बाजार में थोड़ा प्रचलन में था, इसलिए अगर कोई इसके बारे में ईमानदार था तो इसे इकट्ठा कर सकता था। उस समय लिन युआन और लियू जी ने अचानक कई लोगों की आश्चर्य भरी चीखें सुनी। राजा श्रेणी के विशेषज्ञ 5 सदस्यीय दस्ते का एक सदस्य प्लेटिनम फे स्टोरेज बॉक्स पकड़े हुए था। उसने अपने हाथ हिलाकर फे स्टोरेज बॉक्स के अंदर फे को बुलाया। इस अचानक बुलाए गए प्लेटिनम स्नैक फे के कारण बहुत सारी चीखें निकली थीं। लिन युआन ने इसकी जांच करने के लिए ट्रू डेटा का इस्तेमाल किया। फे नाम धुंध छिपी मांबा, फी प्रजाति कोबरा ब्लैक मांबा, स्पिरिट लाइफ फॉर्म ग्रेड प्लेटिनम 10/10, फे प्रकार जहर, फी क्वालिटी महाकाव्य, क्षमताएं धुंध परिवर्तन शरीर को धुंध में बदल देता है और शारीरिक क्षति से प्रभावी रूप से बच सकता है, लेकिन ऊर्जा क्षति दोगुनी हो जाएगी। जुड़वां विषैले नुकीले दांत लक्ष्य को काटने के बाद नुकीले दांतों का दूसरा सेट जल्दी से ऊपरी जबड़े से बाहर निकल जाएगा। नुकीले दांतों का जहर लकवाग्रस्त करने वाला प्रभाव डालता है। घातक उलझन धुंध में तब्दील शरीर जल्दी से लक्ष्य का गला घोंट सकता है। ऐसा करते समय पेट पर मौजूद तराजू ऊपर उठ जाएंगे और इससे सांप का जहर निकल सकता है। मांबा मिस्ट ये बहुत ज़्यादा जहरीली धुंध छोड़ता है, जिससे इसकी छिपने की क्षमता बढ़ जाती है।
साथ ही जहरीली धुंध के संपर्क में आने वाले लक्ष्य को कई तरह के भ्रम का अनुभव होगा। मांबा विघटन शरीर की सारी ऊर्जा को जला देता है, तेजी से विष का स्राव करता है और एक ही बार में शरीर के सारे विष को बाहर निकाल देता है। विशिष्ट कौशल, केंद्रित विष ग्रंथि की क्षमता को उत्तेजित करें ताकि ये दोगुनी विषैलिता वाला विष उत्पन्न कर सके। लिन युआन अपनी जीभ चटकाने से खुद को नहीं रोक पाया। ऐसा लग रहा था कि राजा श्रेणी के 5 सदस्यीय दल ने इस नीलामी में अपनी मेहनत की कमाई लगा दी थी। अन्यथा चाहे कुछ भी हो, वे इस तरह की परी को नीलामी में नहीं डालते। राजा श्रेणी के उस विशेषज्ञ ने, जिसने इस प्लेटिनम फे को बुलाया था, उसे सावधानीपूर्वक प्रदर्शित किया और कहा, यह सांप फे एक प्लेटिनम एक्स एपिक मिस्ट कंसील्ड मांबा है। ए रैंक स्पिरिट क्यूई पेशेवर इसे सीधे अनुबंधित कर सकते हैं। इसके बाद उन्होंने सावधानीपूर्वक इसका परिचय दिया। चून की दस्ते को संसाधनों को मजबूत करना था, इसलिए स्वाभाविक रूप से यह बेहतर था कि इस फे को जितनी अधिक कीमत पर बेचा जाए। इसलिए इस राजा श्रेणी के विशेषज्ञ ने इसके मजबूत बिंदुओं को बहुत विस्तार से समझाया, जिससे लिन युआन के दांत दुखने लगे। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इसमें बहुत अच्छी क्षमताएं थीं। मिस्ट ट्रांसफॉर्मेशन और फैटल एंटेंगलमेंट एक दूसरे के साथ मिलकर एक नियंत्रण प्रकार की क्षमता में पूरी तरह से मेल खा सकते हैं। नियंत्रण करते समय ट्विन वेनोमस फैंग्स लक्ष्य को जहर से नुकसान पहुंचा सकते हैं। यदि इसे मांबा विघटन के साथ संयोजित किया जाए तो जब तक ये धुंध छिपा मांबा लक्ष्य को काट सकता है और कवच को भेद सकता है, यह अपने से उच्च श्रेणी के परी को भी जहर देकर मार सकता है। अधिकांश सांप पंख आक्रमण करने के लिए विष पर निर्भर रहते थे और मांबा सबसे विषैले सांपों में से एक था। चूंकि मिस्ट कंसील्ड मांबा का विशेष कौशल संकेंद्रित विष था, इसलिए इसने अपनी विषैली क्षमता को दूसरे स्तर तक बढ़ा दिया। जहर प्रकार के फे की ताकत हमेशा जहर की घातकता से जुड़ी होती थी। इसके विशेष कौशल ने इसकी ताकत को इसके अपने ग्रेड से भी ज्यादा ऊंचा बना दिया। हालांकि अगर कोई ए रैंक स्पिरिट क्यूई प्रोफेशनल इस मिस्ट कंसील्ड मांबा को खरीद सकता है, तो भी वे इसे अनुबंधित नहीं करना चाहेंगे। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे संसाधनों का उपयोग निम्न ग्रेड से अधिक उपयुक्त स्पिरिट को पोषित करने के लिए कर सकते थे। जब विष प्रकार के परी गोल्ड तक पहुंच जाते हैं तो वे धीरे धीरे कमजोर हो जाते हैं। गोल्ड ग्रेड और उससे ऊपर के फेस की रक्षा अधिक मजबूत थी और कुछ रक्षा प्रकार के फेस रक्षा का प्रभार संभाल सकते थे। दूसरी ओर, हालांकि विष प्रकार के परियों के शरीर में विषता उनकी श्रेणी के साथ साथ लगातार बढ़ रही थी, फिर भी वे समान श्रेणी के परियों की तुलना में अन्य पहलुओं में काफी कमजोर थे। एक विषैले प्रकार के परी फे प्लेटिनम तक पहुंच जाते हैं तो सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि वे अपने विषैले नुकीले दांतों से लक्ष्य को कैसे काटें और लक्ष्य के शरीर की सतह को कैसे भेद दें। यदि उनके विषैले नुकीले दांत लक्ष्य की सुरक्षा को भेद नहीं पाते तो विष प्रकार के परियों को द्वंद्व युद्ध में अन्य परियों पर कोई लाभ नहीं मिल पाता। जहर प्रकार के फे पहले बहुत शक्तिशाली फे थे, लेकिन गोल्ड के बाद वे कमजोर हो गए। बेशक ये स्थिति पूर्ण नहीं थी। कई कीमती जहर प्रकार के फे जो प्लेटिनम तक पहुंच गए थे, फिर भी अपने दुश्मनों को मार सकते थे। उनमें से कुछ ने कवच तोड़ने वाले विषैले नुकीले दांत की विशेष कुशलता भी सीख ली थी। हालांकि इस धुंध छिपे मांबा को बाहर रखा गया था। अंतिम कीमत लिन युआन की उम्मीद से कहीं ज्यादा थी। इस प्लेटिनम एक्स एपिक मिस्ट कंसील्ड मांबा को वास्तव में 9,000 रेडियंस डॉलर में बेचा गया था। वेन यू ने इसे देखा और कहा, यह मिस्ट कंसील्ड मांबा 9,000 रेडियंस डॉलर के लायक नहीं होना चाहिए। ये केवल स्टार टॉवर पर लड़ाई के लिए उपयुक्त है, लेकिन जंगल में वास्तविक लड़ाई के लिए नहीं। वेन यू रेडियंट मून पैलेस से कोई थी, इसलिए उसे इस धुंध छिपे मांबा को देखकर जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। इसके विपरीत उसे लगा कि यह परी बहुत अच्छी नहीं थी। लिन युआन को भी समझ आ गया कि समस्या कहाँ थी। धुंध छिपे मांबा के धुंध परिवर्तन में एक बहुत बड़ी खामी थी। आध्यात्मिक उत्परिवर्तन से गुजरने वाले फेयर लगभग हमेशा ऊर्जा हमलों में अच्छे थे और अधिकांश ऊर्जा हमलों ने दूरी से नुकसान पहुंचाया। इसलिए मिस्ट कंसील्ड मांबा अपनी पूरी ताकत लगाकर स्टार टॉवर द्वंद्व पर हमला कर सकता है और अपने प्रतिद्वंद्वी को खत्म करने के लिए मांबा विघटन का उपयोग भी कर सकता है। हालांकि जब जंगल में वास्तविक लड़ाई की बात आई तो ये किसी भी अन्य पहलू में एक विष प्रकार के परी के रूप में उत्कृष्ट नहीं था। ये बहुत संभव था कि धुंध परिवर्तन के बाद कई ऊर्जा हमलों के तहत दूसरों पर हमला करने से पहले ये गंभीर रूप से घायल हो गया होगा। इस नीलामी का आयोजन करने वाले राजा श्रेणी के विशेषज्ञ ने जब मिस्ट कंसील्ड मांबा को बेचा तो उनके चेहरे पर संतुष्टि का भाव दिखाई दिया। जाहिर है इसकी कीमत भी उनकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा थी। नीलामी कुछ और फे के साथ जारी रही, जिनमें से ज्यादातर तैयार उत्पाद थे। क्षमताओं और विशेष कौशल के मामले में वे उतने परिपूर्ण नहीं थे। चूंकि उनकी प्रजातियां दुर्लभ थीं और नीलामी में सभी एक दूसरे के खिलाफ बोली लगा रहे थे, इसलिए कीमत अपेक्षाकृत अधिक हो गई थी। इस नीलामी की बदौलत लिन युआन को फेयर बाजार और फेयर की कीमतों के बारे में गहरी समझ मिली। उसने सीखा कि ये फेयर बहुत महंगे थे।
जो कुछ उसके पास था उसे नीलाम करने के बाद राजा श्रेणी के विशेषज्ञ ने अपना गला साफ किया और कहा, निम्नलिखित वस्तु इस निजी नीलामी के लिए चौथी अंतिम वस्तु है। ये कहने के बाद उसने एक कांस्य फे स्टोरेज बॉक्स निकाला। ये स्पष्ट था कि अंदर का फे बहुत दुर्लभ था। जब उसने परी को छोड़ा तो लिन युआन की पुतलियां अवचेतन रूप से सिकुड़ गईं। यह कांस्य परी वास्तव में एक युवा वेल थी। एक युवा वेल होने के बावजूद इसके शरीर की लंबाई 3 मीटर थी। इसकी स्थिति को देखते हुए इसे अभी बहुत पहले ही पैदा होना चाहिए था। जब राजा श्रेणी के विशेषज्ञ ने इस युवा वेल को बुलाया तो लिन युआन ने झाओ शियाओचुन को अपनी सीट से खड़े होते देखा और कहा, वरिष्ठ छाया चमगादड़ राजा, मैंने सुना है कि आपके साथी को आयामी दरार में गंभीर चोटें लगी हैं और वह बेहोश है। मेरे पास कुछ डायमंड डीप ब्लू सोल अवेकनिंग पंखुड़ियां हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं उन्हें इस वेव हेल्बर्ट किलर वेल के बदले में इस्तेमाल कर सकता हूं। झाओ शियाओचुन लिन युआन के पास बैठी थी और खड़े होते ही उसने उसे आंख भी मारी। राजा श्रेणी के विशेषज्ञ के रूप में जिनके पास अपने अपने खिताब थे, उनका खिताब शैडो बैट था। जब शैडो बैट राजा ने झाओ शियाओचुन के शब्द सुने तो उसने जवाब दिया, जरूर, हम आदान प्रदान करेंगे। ऐसा कहने के बाद उन्होंने कांस्य वेव हेल्बर्ट किलर वेल को कांस्य फे स्टोरेज बॉक्स में संग्रहित किया। उस समय लिन युआन ने अवचेतन रूप से इसकी जांच करने के लिए ट्रू डेटा का उपयोग किया। फे नाम वेव हेल्बर्ट किलर वेल। फी प्रजाति सीटेशिया दांतेदार वेल। आत्मा जीवन रूप ग्रेड कांस्य 1/10। फे प्रकार जल। फे गुणवत्ता दोषरहित। क्षमताएं हेल्बर्ट स्ट्राइक लक्ष्य पर तेजी से हमला करता है, अपनी पीठ पर लगे हेल्बर्ट का उपयोग करके लक्ष्य को आधे में काट देता है। प्रतिध्वनि वेल ध्वनि उच्च आवृत्ति वाली वेल ध्वनि तरंगें पैदा करती है। ये लक्ष्य को नुकसान पहुंचाती है लेकिन ये कुछ मानसिक व्यवधान भी पैदा करती है। विशिष्ट कौशल उफनती लहरों की उदास धुन पानी में रहने वाले सभी जलीय प्राणियों से जुड़ता है। अगर वे इच्छुक हों तो यह उनके शरीर की सारी ऊर्जा को सोख सकता है। लिन युआन वेव हेल्बर्ट किलर वेल के विशेष कौशल को देखकर हैरान रह गया। यह कांस्य फे पूरी तरह से फे युद्ध प्रणाली का मुख्य अक्ष था। अन्य जल प्रकार फे युद्ध में इसके साथ बहुत अच्छी तरह से काम कर सकते थे। इसकी सर्जिंग टाइड सैद मेलोडी सभी जल प्रकार फे की शक्ति को समेकित करने के समान थी। हालांकि वर्तमान में ये केवल कांस्य स्तर पर है, लेकिन यदि इसका उचित पालन पोषण किया गया और इसमें कई रूपांतरण किए गए तो जब ये काल्पनिक नस्ल बन जाएगी तो यह निश्चित रूप से भयावह होगी। उस समय फैंग डोओ ने दबी हुई आवाज में कहा, झाओ शियाओचुन, बॉस लॉन्ग ताओ ने कहा कि आपको पहले बोली लगानी चाहिए। यदि आप इसे नहीं जीत सकते हैं तो आप इसके बदले में डायमंड डीप ब्लू सोल अवेकनिंग पेटल्स का उपयोग कर सकते हैं। आप इतना हाई प्रोफाइल क्यों रख रहे हैं? झाओ शियाओचुन ने उस पर नज़र घुमाई और जवाब दिया, इसे कहते हैं अनावश्यक देरी से बचना मुसीबत लाता है। समुद्र बस एक वर्जित भूमि है। क्या आपको लगता है कि वहां से एक नवजात वेव हेल्बर्ट किलर वेल को लाना आसान है? फैंग डोडुओ आगे नहीं बोल सका और बुदबुदाया, वैसे भी हमें इस निजी नीलामी में आने का मिशन पूरा करने पर विचार किया जा रहा है। बॉस का 5वां फे तय हो गया है। लिन युआन ने यह उम्मीद नहीं की थी कि झाओ शियाओचुन के बजाय लॉन्ग ताओ ही कांस्य वेव हेल्बर्ट किलर वेल की बोली लगाएगा। लॉन्ग ताओ के समुद्र राजा चाक मोसासोरस की याद अभी भी लिन युआन के दिमाग में ताज़ा थी। रेडियंस 100 सीक्वेंस #3 के रूप में लॉन्ग ताओ की ओवरफ्लोइंग सी की उपाधि उनके सिग्नेचर फे से आई थी। लॉन्ग ताओ ने इस वेव हेल्बर्ट किलर वेल को पाला, जिसके बाद यह उसका सिग्नेचर फे बन गया। ये फे उसकी और ड्रैगन गेट गिल्ड क्लब टीम की कोर धुरी भी बन गई। इस वेव हेल्बर्ट किलर वेल की नीलामी के बाद अंततः रात के मुख्य आकर्षण का समय आ गया, जो कि 3 स्रोत प्रकार की वस्तुएं थीं जिनका लिन युआन सबसे अधिक इंतजार कर रहा था। शैडो बैट किंग ने एक बॉक्स लिया, उसे धीरे से खोला और कहा, तीसरी आखिरी नीलामी और रात की पहली स्रोत प्रकार की वस्तु भी इस बॉक्स में है। लिन युआन ने बॉक्स के अंदर एक पारदर्शी एम्बर क्रिस्टल देखा जो एक बटन के आकार का था। उन्होंने सोचा कि यह पहला स्रोत प्रकार की वस्तु वास्तव में थोड़ी अजीब लग रही थी, लेकिन जब उन्होंने स्रोत प्रकार के जीवन रूप की जांच करने के लिए ट्रू डेटा का उपयोग किया तो उनके चेहरे पर एक दिलचस्प अभिव्यक्ति थी। का उपयोग किया जो एम्बर बटन के आकार के क्रिस्टल की तरह थी, तो उसने तुरंत फैसला किया कि वह इसके लिए नीलामी जीतने जा रहा है, चाहे कुछ भी हो। यह एक स्रोत प्रकार की वस्तु थी जिसके लिए वह तरस रहा था। अगर वह इसे सही तरीके से पालता तो यह न केवल खुद की रक्षा कर सकता था, बल्कि यह एक नियंत्रित और आक्रामक भूमिका भी निभा सकता था। हालांकि इसके अनुबंध की शर्तें थोड़ी ज्यादा कठोर थीं, इतनी कठोर कि इससे हर कोई झिझक जाता। सृजन मास्टर नीलाम की गई स्रोत प्रकार की वस्तुओं का मौके पर ही मूल्यांकन करेगा, ताकि सृजन मास्टर यह निर्णय ले सके कि इसके लिए अनुबंध की क्या शर्तें आवश्यक हैं। यहाँ तक कि उच्च पद के सृजन मास्टर भी स्रोत प्रकार के जीवन रूप की विशिष्ट भूमिका और क्षमता का सटीक रूप से आकलन नहीं कर सकते थे, क्योंकि ऐसे जीवन रूप अत्यंत विचित्र थे और उनमें से कई अब तक अद्वितीय थे।
यद्यपि लोगों को रेडियंस फेडरेशन के प्रयोगों और घोषणाओं के माध्यम से स्रोत प्रकार के जीवन रूपों की क्षमताओं के बारे में पता चल जाएगा, फिर भी ठेकेदार को अन्य स्रोत प्रकार के जीवन रूपों की ताकत और उनका उपयोग कैसे किया जाए, ये पता लगाना होगा। स्रोत प्रकार की वस्तुओं की इतनी अधिक मांग होने का असली कारण ये था कि आत्मा क्यूई पेशेवर की प्रतिभा उन पर प्रभाव नहीं डालेगी। स्रोत प्रकार की वस्तुओं को किसी भी प्रकार में विभाजित नहीं किया गया था, इसलिए कोई भी उन्हें अनुबंधित कर सकता था जब तक कि वे अपनी अनुबंध शर्तों को पूरा कर सकें। हालांकि इसकी ताकत के बावजूद इसे अनुबंधित करने की प्राथमिक शर्त उन कठोर परिस्थितियों को पूरा करने में सक्षम होना था। कठोर परिस्थितियों के कारण कोई भी इसे अपने हाथ में लेने के लिए तैयार नहीं होना चाहिए। छाया चमगादड़ राजा के चेहरे पर मुस्कान थी, वह स्पष्टतः बहुत अच्छे मूड में था। राजा श्रेणी के विशेषज्ञ दस्ते ने संसाधनों को एकत्रित करने के लिए इस नीलामी का आयोजन किया था। इस बार उन्होंने नीलामी के लिए टीम के सदस्यों के लिए बेकार लगभग सभी आध्यात्मिक सामग्री और फैज़ को बाहर निकाला था। नीलाम की गई इन आध्यात्मिक सामग्रियों और परियों की कीमतें भी स्पष्ट रूप से छाया चमगादड़ राजा की उम्मीदों के अनुरूप थीं। दरअसल उसके चेहरे पर मुस्कुराहट की वजह यह नहीं थी, इसकी वजह यह थी कि नीलाम की गई वेव हेल्बर्ट किलर वेल को डायमंड डीप ब्लू सोल अवेकनिंग पेटल से बदल दिया गया था। जब उनका राजा श्रेणी विशेषज्ञ दस्ता कक्षा 3 आयामी दरार की खोज कर रहा था तो उनके दस्ते के एक सदस्य को गंभीर मानसिक आघात लगा और वह कोमा में चला गया। वर्तमान में उसे अभी तक होश नहीं आया है। वह दस्ते का उपचार प्रकार का आत्मा क्यूई पेशेवर भी था। वे इस बार संसाधनों को एकत्रित करना चाहते थे क्योंकि उनके दस्ते के 2 सदस्यों ने क्लास 3 आयामी दरार में विल पावर रून्स को समझ लिया था और उन्हें 2 कांस्य उच्च गुणवत्ता वाले फे की आवश्यकता थी। दूसरी ओर वे अपने दस्ते के उपचार प्रकार की आत्मा क्यूई पेशेवर को बचाना चाहते थे। मानसिक आघात को ठीक करने वाली फेयर्स वास्तव में दुर्लभ नहीं थीं, ठीक उसी तरह जैसे जब लिन युआन बेहोश हो गई थी। आंटी झांग ने जिस डॉक्टर को पाया था उसके पास एक संक्रमित क्लियर पॉइंट काप था जिसमें ऐसी क्षमताएं थीं जो दिमाग को शांत कर सकती थीं। हालांकि एक राजा श्रेणी के विशेषज्ञ के मानसिक आघात को ठीक करना इतना आसान नहीं था। यहां तक कि कुछ राजा श्रेणी के उपचार प्रकार के आत्मा क्यूई पेशेवरों के पास शायद उनके फेस की क्षमताओं या विशेष कौशल के बिना कोई रास्ता नहीं था जो मानसिक आघात को ठीक करने में विशेषज्ञता रखते थे। उन्हें मानसिक आघात के उपचार में विशेषज्ञता प्राप्त राजा श्रेणी के उपचार प्रकार के आत्मा क्यूई पेशेवर को खोजने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करने की आवश्यकता थी। हीरे की गहरी नीली आत्मा जागृति पंखुड़ियां मन को जागृत कर सकती हैं। जो लोग इस तरह की जीवन रक्षक वस्तु की नीलामी करने के लिए तैयार थे वे संभवतः स्रोत प्रकार की वस्तु से भी दुर्लभ थे। कांस्य वेव हॉलबर्ट किलर वेल के बदले डायमंड डीप ब्लू सोल अवेकनिंग पेटल्स लेना स्पष्ट रूप से एक उत्कृष्ट सौदा था। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि कांस्य वेव हॉलबर्ट किलर वेल डायमंड सोल अवेकनिंग डीप ब्लू फ्लावर पेटल्स के समान मूल्यवान नहीं थी। वेव हेल्बर्ट किलर वेल उन आध्यात्मिक तत्वों से भी अधिक दुर्लभ थी जो राजा श्रेणी के विशेषज्ञ के मानसिक आघात को ठीक कर सकती थी। आत्मा क्यू जागृति के बाद समुद्र एक निषिद्ध भूमि बन गया था। शैडो बैट किंग जिस राजा श्रेणी के विशेषज्ञ दस्ते में था वह उसे पकड़ने में भाग्यशाली था। जब उसकी मां शार्क के एक समूह से लड़ रही थी तो दस्ते ने उसे पकड़ने का मौका भुनाया था। वस्तु विनिमय में किसी वस्तु या सामान का आदान प्रदान करना शामिल था जिसकी किसी को ज़रूरत नहीं थी, किसी ऐसी वस्तु या सामान के बदले जिसकी उसे ज़रूरत थी। जब तक कीमत तुलनीय थी तब तक दोनों पक्षों को फ़ायदा होगा चाहे वे इसे किसी भी तरह से एक्सचेंज करें। तभी एक अधेड़ उम्र की महिला जो बिना कुछ बोले शैडो बैट किंग के पास खड़ी थी उसके पास आए और बोली, आइए तीनों स्रोत प्रकार की वस्तुओं को अलग अलग बोली लगाने की अनुमति देने से पहले उन्हें प्रदर्शित करें। अगर हम इसे जल्दी खत्म कर देते हैं तो हम शान को जगाने के लिए डीप ब्लू सोल अवेकनिंग पंखुड़ियों का उपयोग कर सकते हैं। ये सुनकर शैडो बैट किंग ने सिर हिलाया और नीलामी के लिए इंतजार कर रहे वीआईपी क्षेत्र में भीड़ से कहा, आज रात की नीलामी में अभी भी 3 लॉट बचे हैं। वे सभी स्रोत प्रकार की वस्तुएं हैं। मैंने उन सभी को दिखाने और आपको उन पर अलग से बोली लगाने का फैसला किया है। ऐसा कहने के बाद शैडो बैट किंग ने 2 ब्रोकेड बॉक्स निकाले जो इतने बड़े नहीं थे और उन्हें खोला। जैसे ही उसने ऐसा किया लिन युआन ने मदर ऑफ ब्लडबैथ की अजीब लेकिन असामान्य रूप से सुखद आवाज़ सुनी। लिन युआन, तीसरे बॉक्स में स्रोत प्रकार के जीवन रूप को बोली लगाने में मेरी मदद करें। मैं तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। लिन युआन ने रक्तबीज की मां की आवाज़ में एक तत्परता और जोश सुना। हालांकि यह असामान्य गंभीरता के साथ बोल रही थी। इसकी तात्कालिकता और उत्साह बक्से में रखी रक्त लाल अंडे के आकार की वस्तु के लिए था जिसका आकार मुट्ठी के बराबर था, जबकि इसकी गंभीरता स्वयं से किया गया एक वादा थी। लिन युआन के पथ रक्षक के रूप में रक्तबीज की मां केवल संकट के समय में उसकी सुरक्षा करेगी। यह उसके द्वारा किए गए किसी भी अनुरोध को पूरा करने के लिए बाध्य नहीं थी, इसलिए उस पर एहसान करना यह साबित करता है कि वह एक बार उससे एक एहसान भी मांग सकता है। रक्तबीज की मां एक सुजरेंट मिथाई विशेषज्ञ थी।
ये कहा जा सकता है कि उसके एहसान के कारण उसे जो लाभ हुआ वह मूल्यवान था। लिन युआन ने इस रक्त लाल अंडे के आकार के स्रोत प्रकार की वस्तु की जांच करने के लिए सच्चे डेटा का उपयोग किया और महसूस किया कि यह एक स्रोत प्रकार के जीवन रूप का अंडा था। अंडे में राजसी रक्त ऊर्जा थी। अंडे के छिलके के बीच में एक युवा जीवन रूप था जिसका आकार अभी तक नहीं देखा जा सका था। ये धीरे धीरे अंडे में रक्त ऊर्जा को अवशोषित कर रहा था। ट्रू डेटा की बदौलत लिन युआन को पता चला कि इसे डीप सी ब्लड मॉस्किटो कहा जाता था। वह थोड़ा उत्सुक था, रक्तबीज की मां को ऐसा स्रोत प्रकार का जीवन रूप क्यों चाहिए? वे मनुष्य की तरह किसी स्रोत प्रकार के जीवन रूप से संपर्क नहीं कर सकते थे और वे केवल स्वयं पर ही निर्भर रह सकते थे। रक्तबीज की मां की नज़र अब तीसरे बॉक्स में रक्त लाल अंडे के आकार के स्रोत प्रकार के जीवन रूप पर केंद्रित थी। उसने लिन युआन की हैरान नज़र को महसूस किया होगा, इसलिए उसने उसके कान के पास फुसफुसाया, मैं लंबे समय से मिथकाई पर अटका हुआ हूँ। इस स्रोत प्रकार की वस्तु में राजसी रक्त ऊर्जा है। अगर मैं इसे पूरी तरह से परिष्कृत और अवशोषित कर सकता हूँ तो मैं मिथक 2 तक पहुँचने में सक्षम हो सकता हूँ। उस समय मैं मानव रूप धारण करने में सक्षम हो जाऊंगा। रक्तबीज की मां के शब्दों को सुनकर लिन युआन कुछ हद तक स्तब्ध रह गया। अन्य लोगों के विपरीत जो स्रोत प्रकार के जीवन रूपों के लिए अनुबंध बनाने के लिए बोली लगाते हैं, रक्तबीज की मां ने वास्तव में इसे खाने के लिए ऐसा किया। हालांकि ऐसा करने का उसका लक्ष्य स्रोत प्रकार के जीवन रूपों को अनुबंधित करने वाले मनुष्यों के समान ही था। यह मजबूत होने के लिए था। फे के अस्तित्व का नियम सबसे योग्य का अस्तित्व था। रक्तपात की मां की तो बात ही छोड़िए। जन्म से ही ये पूरी तरह से खुद पर निर्भर था और आत्मा क्यूई पेशेवर के साथ कोई अनुबंध किए बिना सुजरेंट मिथाई तक कदम दर कदम पहुंचा। छोटी उम्र से ही आज जहां यह है वहां तक पहुंचने के लिए इसने अनगिनत हत्याओं का अनुभव किया था, इसलिए मजबूत होने के लिए स्रोत प्रकार के जीवन रूप का उपभोग करना स्वाभाविक बात थी। छाया चमगादड़ राजा ने इन 3 स्रोत प्रकार की वस्तुओं को बाहर निकालने के बाद उस मध्यम आयु वर्ग की महिला की ओर इशारा किया जो अभी अभी बोलने के लिए आगे आई थी और कहा, मैं लाइटनिंग स्पैरो राजा को इन 3 स्रोत प्रकार की वस्तुओं की अनुबंध शर्तों को पेश करने दूंगा। उसने शैडो बैट किंग से कार्यभार संभाला और कहा, यहाँ मौजूद कई लोगों को मुझे बेहतर तरीके से जानना चाहिए। एक लड़ाकू श्रेणी की स्पिरिट क्यूई पेशेवर होने के अलावा मैं एक शिखर वर्ग 3 क्रिएशन मास्टर भी हूँ, इसलिए मैं इन 3 स्रोत प्रकार की वस्तुओं की अनुबंध शर्तों को सभी के सामने पेश करूंगी। लिन युआन ने पता लगाया था कि मध्यम आयु वर्ग की महिला, जिसे लाइटनिंग स्पैरो किंग कहा जाता था, वास्तव में वहां लोकप्रिय थी। स्पष्टतः इस तथ्य के अलावा कि लाइटनिंग स्पैरो किंग एक राजा श्रेणी विशेषज्ञ थी, अधिक महत्वपूर्ण कारण यह था कि वह एक शिखर श्रेणी 3 क्रिएशन मास्टर थी। रेडियंस फेडरेशन में स्थिति और पद के आधार पर राजा श्रेणी के विशेषज्ञों की स्थिति वास्तव में क्लास 3 क्रिएशन मास्टर्स के बराबर थी। हालांकि शीर्ष श्रेणी 3 क्रिएशन मास्टर्स ने कनेक्शन और शक्ति के मामले में शीर्ष राजा श्रेणी के विशेषज्ञों को स्पष्ट रूप से पीछे छोड़ दिया था। किंग क्लास के विशेषज्ञ क्लास 4 क्रिएशन मास्टर्स को अपना आदर्श मानते थे। कोई भी क्लास 4 क्रिएशन मास्टर किंग क्लास के विशेषज्ञों के लिए एक लक्ष्य था। लाइटनिंग स्पैरो किंग ने उस स्रोत प्रकार की वस्तु को उठाया जो एम्बर बटन के आकार के क्रिस्टल की तरह थी और कहा, यह स्रोत प्रकार की वस्तु एक मौलिक स्रोत प्रकार की वस्तु है। जैसे ही उसने ये कहा, शोर मच गया। स्रोत प्रकार की कई तरह की वस्तुएं थीं, लेकिन सबसे कीमती तत्व स्रोत प्रकार की वस्तुएं थीं। जब उन्हें ठीक से पोषित किया जाता था तो वे अक्सर दुर्जय होती थीं। साथ ही वे व्यापक थीं और आक्रमण, नियंत्रण और बचाव सभी को एक साथ जोड़ सकती थीं। दर्शकों में से कई लोगों ने इस स्रोत प्रकार की वस्तु को देखा और उनकी आंखें चमक उठीं। हालांकि लाइटनिंग स्पैरो किंग ने विषय बदल दिया और यह नहीं बताया कि यह स्रोत प्रकार की वस्तु कितनी मजबूत थी। इसके बजाय उसने कहा, इस स्रोत प्रकार की वस्तु में बहुत कठोर अनुबंध शर्तें हैं। अनुबंध के लिए इसे 2 विल पावर रून्स की आवश्यकता होगी और इन विल पावर रून्स को एक दूसरे के अनुरूप होना चाहिए। जब ये लीजेंड तक पहुंचता है तो ये स्वचालित रूप से एक काल्पनिक नस्ल बन जाएगा। बिजली गौरय राजा की अभिव्यक्ति कुछ हद तक हिल गई। भगवान ही जानते थे कि राजा श्रेणी के विशेषज्ञ दस्ते को इस मौलिक स्रोत प्रकार की वस्तु को प्राप्त करने के बाद कितनी खुशी हुई होगी, लेकिन फिर वे इसके अनुबंध की शर्तों को जानने के बाद कितने अवाक थे। लिन युआन को इसका इंतजार था। हालांकि लाइटनिंग स्पैरो किंग ने जिन अनुबंध शर्तों का उल्लेख किया था वे इस एम्बर बटन आकार क्रिस्टल जैसे स्रोत प्रकार की वस्तु की तुलना में बहुत आसान थीं। ये पर्याप्त व्यापक नहीं था। 2 विल पावर रून्स की आवश्यकता के अलावा इस स्रोत प्रकार की वस्तु के फैंटेसी ब्रीड बनने के बाद ही इसे एक विशेष कौशल प्राप्त होगा। इसकी खास विशेषता ये थी कि इसमें कोई योग्यता नहीं थी। इसके बजाय जब यह एक काल्पनिक नस्ल बन गया तो इसे 3 विशेष कौशल प्राप्त हुए। विशेष कौशलों में से एक अन्य फे की तरह यादृच्छिक रूप से उत्पन्न किया गया था, जबकि अन्य 2 अनुबंध में उपयोग किए गए 2 विल पावर रून से संबंधित थे। प्रत्येक विल पावर रून एक विशेष कौशल से मेल खाता था।
इसलिए यदि यह मौलिक स्रोत प्रकार की वस्तु लीजेंड तक नहीं पहुंच सकी और एक काल्पनिक नस्ल नहीं बन सकी, तो ये दो इच्छाशक्ति रूनों को बर्बाद करने और एक बेकार एम्बर बटन के आकार का क्रिस्टल प्राप्त करने जैसा होगा। बेशक लिन युआन ये सब बातें नहीं बताएगा। चूंकि इसके लिए दो इच्छाशक्ति रूनों की आवश्यकता थी, इसलिए कोई भी इस स्रोत प्रकार की वस्तु का अनुबंध नहीं करना चाहेगा। जैसा कि अपेक्षित था, जो लोग उत्सुक थे उनके चेहरे पर भाव इतने घिनौने थे जैसे बिल्ली का कूड़ा खाना जिसे 3 सालों से बदला नहीं गया हो। ये स्वीकार्य नहीं था, भले ही इसके लिए केवल एक विलपावर रून की आवश्यकता हो। इच्छाशक्ति रून के साथ वे एक उच्च गुणवत्ता वाले कांस्यफे को अनुबंधित कर सकते थे और उसे स्वर्ण से पहले एक काल्पनिक नस्ल में विकसित कर सकते थे, जो इच्छाशक्ति रून का उपयोग करने का सबसे सटीक तरीका था। अधिकांश लोगों की नज़र में केवल एक मूर्ख ही स्रोत प्रकार का जीवन रूप खरीदेगा और उसे प्राप्त करने के लिए 2 इच्छाशक्ति रून खर्च करेगा। लाइटनिंग स्पैरो किंग को बोली लगाने वालों की प्रतिक्रिया से कोई फर्क नहीं पड़ा। उनके दस्ते ने नीलामी के लिए 3 स्रोत प्रकार की वस्तुओं को निकाला था, क्योंकि उनके अनुबंध की शर्तें कठोर थीं और तथ्य ये था कि वे उसके दस्ते के सदस्यों के लिए किसी काम की नहीं थीं। यदि उन्हें कोई स्रोत प्रकार की वस्तु प्राप्त होती जो अनुबंध और पोषण के लिए अच्छी होती, तो निश्चित रूप से टीम उसे नीलामी के लिए नहीं ले जाती। लाइटनिंग स्पैरो किंग ने दूसरे स्रोत प्रकार का परिचय देना जारी रखा। आप में से कई लोगों ने इस स्रोत प्रकार की वस्तु के बारे में सुना होगा। यह एक कीट का अंडा है जिसके अंदर एक स्रोत प्रकार का हरिकेन उल्लू कीट है। रेडियंस फेडरेशन के स्टार वेब पर इसके बारे में जानकारी है। हरिकेन ओवलेट मॉथ अपने पंखों से उत्पन्न तूफान का उपयोग लक्ष्य को नियंत्रित करने के लिए कर सकता है, जबकि तूफान में हवा के ब्लेड में एक मजबूत भेदक प्रभाव होता है और यह मोटे कवच को भेद सकता है। इसके अनुबंध की शर्तें बहुत सरल हैं। आपको केवल ब्रीज हिबिकस का अनुबंध करना होगा। लाइटनिंग स्पैरो किंग अपने शब्दों में उदार थी, इसके विपरीत जब उसने एम्बर बटन के आकार का क्रिस्टल जैसा स्रोत प्रकार की वस्तु पेश की थी। जब उसने हरिकेन ओवलेट मॉथ का परिचय कराया, तो उसने इसके सभी फायदों के बारे में बताया जो वह सोच सकती थी। नीलामी के लिए नीचे बैठे लोगों ने जब सुना कि यह हरिकेन ओवलेट मॉथ है, तो वे तुरंत दिलचस्पी लेने लगे। जाहिर है, उनमें से कई लोग हरिकेन ओवलेट मॉथ के बारे में जानते थे। जब लाइटनिंग स्पैरो किंग ने हरिकेन ओवलेट मॉथ का परिचय दिया, तो लिन युआन ने महसूस किया कि लियू जी ने अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर रखी थी, उसके होंठ एक साथ सिकुड़े हुए थे। वह ब्रोकेड बॉक्स में हरिकेन ओवलेट मॉथ के अंडे को देख रहा था। लिन युआन को तुरंत पता चल गया कि वह इसमें रुचि रखता है, इसलिए उसने कहा, बड़े भाई लियू, ये तूफान उल्लू कीट आपकी कीट रानी की प्लेटिनम क्षमता के साथ काफ़ी उपयुक्त है। लियू जी की कीट रानी एक प्लेटिनम काल्पनिक नस्ल स्रोत प्रकार का जीवन रूप थी और सैद्धांतिक रूप से इसमें 5 क्षमताएं होनी चाहिए थीं, लेकिन इसमें केवल 4 ही थीं। लियू जी ने प्लेटिनम क्षमता स्लॉट रखा हुआ था जो टेम्पलेट की प्रतिकृति बनाने के लिए कीड़ों को खाने पर निर्भर था। ये हरिकेन ओवलेट मॉथ उनकी गोल्ड फैंटेसी ब्रीड कीट रानी की युद्ध शैली के साथ अच्छी तरह से फिट बैठता है। इसके अलावा हरिकेन ओवलेट मॉथ का एक बहुत ही सरल टेम्पलेट था। एक का उत्पादन करने से कीट रानी को बहुत अधिक ऊर्जा खर्च नहीं करनी पड़ती। लिन युआन की बातें सुनकर लियू जी कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराए। उन्हें बहुत पहले से ही हरिकेन ओवलेट मॉथ के बारे में पता था। जब उनकी कीट रानी सिल्वर में थी, तो उन्होंने हरिकेन ओवलेट मॉथ के बारे में विस्तृत जानकारी देखी थी और महसूस किया था कि यह उनकी कीट रानी के साथ बहुत संगत है। हालांकि स्रोत प्रकार के जीवन रूप दुर्लभ थे और उनमें से कई अद्वितीय थे। वे उन परियों से अलग थे जिन्हें खोजा जा सकता था। जब कीट रानी को प्लेटिनम में पदोन्नत किया गया, तो लियू जी ने पाया कि कोई भी उपयुक्त कीट प्रजाति फे नहीं थी। या तो वे संगत क्षमताओं वाले फे थे लेकिन एक जटिल टेम्पलेट थे, या एक सरल टेम्पलेट वाले फे थे लेकिन असंगत क्षमताएं थीं। अब तक लियू जी की कीट रानी को नियंत्रण भूमिका निभाने के लिए कीट टेम्पलेट की सबसे अधिक कमी थी। स्रोत प्रकार तूफान उल्लू कीट अब अप्रत्याशित रूप से प्रकट हुआ था, इसलिए जितना अधिक उसने इसके बारे में सोचा, उतना ही उसे लगा कि यह उसकी कीट रानी के लिए बहुत उपयुक्त था। जी की सबसे बड़ी समस्या पैसे की थी, क्योंकि उसने अपनी कीट रानी के घायल होने से पहले अपना सारा पैसा बाय हाउ को उधार दे दिया था। कुछ समय पहले ही बाय हाउ ने उसे पैसे लौटा दिए थे, लेकिन 10,000 से अधिक रेडियंस डॉलर उसके लिए हरिकेन ओवलेट मॉथ खरीदने के लिए स्पष्ट रूप से अपर्याप्त थे। हालांकि लियू जी ने कुछ नहीं कहा, लिन युआन उसकी आंखों से इस स्रोत प्रकार के जीवन रूप के लिए उसकी इच्छा देख सकता था। लिन युआन अपने दिल में उपहास करने से खुद को नहीं रोक सका, मैं इस निजी नीलामी में बिना किसी कारण के नहीं आया हूँ। मुझे इन तीनों स्रोत प्रकार के जीवन रूपों की आवश्यकता है, एक अपने लिए, एक लियू जी के लिए और दूसरा रकबीज की माँ के लिए। लाइटनिंग स्पैरो किंग ने बिना रुके तीसरी सोर्स टाइप वस्तु का परिचय देना जारी रखा। जैसे ही उसने रक्त लाल अंडे के आकार की वस्तु को अपने हाथों में पकड़ा, उसने कहा, यह पहली बार हो रहा है कि यह सोर्स टाइप वस्तु दिखाई दे रही है, इसलिए यह अज्ञात है कि वास्तव में इसकी भूमिका क्या है। हालांकि इसकी अनुबंध शर्त बहुत सरल है। आपको अनुबंध के लिए बस बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा खर्च करनी होगी।
अनुबंध सफल होने के बाद इस अंडे के अंदर के जीवन रूप के अंदर की सारी रक्त ऊर्जा को अवशोषित करने तक प्रतीक्षा करें जब तक कि वह अंडे के खोल को तोड़ न सके। उसके बाद ही वह प्रकट होगा। यदि आप अंडे सेने की गति बढ़ाना चाहते हैं तो आप बड़ी मात्रा में अपना खून खिला सकते हैं। एक नीलामकर्ता जो इस स्रोत प्रकार के जीवन रूप में रुचि रखता था खड़ा हुआ और पूछा, देवी लाइटनिंग स्पैरो किंग, इस अंडे में स्रोत प्रकार के जीवन रूप को फूटने में कितना समय लगता है? इसमें कितनी आध्यात्मिक ऊर्जा खर्च होगी? लाइटनिंग स्पैरो किंग ने कुछ भी नहीं छिपाया। इस अंडे के छिलके की कठोरता डायमंड फे की पूरी ताकत का सामना कर सकती है, इसलिए अंदर के जीव को अंडे सेने से पहले इस अंडे के छिलके को तोड़ने में सक्षम होना चाहिए। इसमें 3 प्लेटिनम फे को अनुबंधित करने के लिए आवश्यक आध्यात्मिक ऊर्जा की खपत होगी। आपको संभवतः 10 वर्षों तक अपना स्वयं का रक्त भी पिलाना होगा। बिजली गौरैया राजा के शब्दों को सुनकर वहां मौजूद झाओ शियाओचुन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। लिन युआन को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। बहुत मजबूत शरीर वाले लोग भी इस स्रोत प्रकार के जीव को 10 साल तक अपना खून नहीं खिला सकते। वे 1 साल के भीतर ही मर जाएंगे। आम लोग 1 महीने भी जीवित नहीं रह सकते। केवल ए रैंक स्पिरिट क्यूई पेशेवर ही 3 प्लेटिनम फे के लिए आवश्यक आध्यात्मिक ऊर्जा तक पहुंच सकते हैं। हालांकि उनमें से कौन एक अंडे को अनुबंधित करने के लिए इतनी आध्यात्मिक ऊर्जा खर्च करेगा जो केवल 1 दशक या उससे भी कम समय में फूटेगा? हालांकि जब परी अंडे से निकली तो वह कम से कम डायमंड तक तो पहुंच गई, लेकिन इससे होने वाले लाभ से नुकसान की भरपाई नहीं हो पाए। ए रैंक स्पिरिट क्यूई पेशेवरों की सीमा शिखर डायमंड तक फेस थी। भले ही उनके पास कोई काल्पनिक नस्ल न हो और वे फे का पालन पोषण कर रहे हों, लेकिन जब ये डायमंड तक पहुंच गया तो यह वास्तव में कोई बड़ी समस्या नहीं थी। इसलिए इस रक्त लाल अंडे में ये स्रोत प्रकार का जीवन रूप अतुलनीय रूप से बेकार था। हालांकि लिन युआन के सच्चे डेटा की बदौलत अगर डीप सी ब्लड मॉस्किटो वाकई में अंडे से निकला तो ये सिर्फ डायमंड में ही नहीं होगा। फिर भी अगर वह इसे रोजाना बहुत ज्यादा खून से सींचता भी है तो भी इसे अंडे से निकलने में कम से कम 15 साल या उससे ज्यादा का समय लगेगा। रक्त पोषण के बिना ये लगभग 100 वर्षों में भी नहीं फूट सकता। डीप सी ब्लड मॉस्किटो लावा को इस अंडे में मौजूद राजसी रक्त ऊर्जा को अवशोषित करने में अज्ञात समय लगेगा। यद्यपि यह डायमंड फे की पूरी ताकत का सामना कर सकता था, लेकिन ब्लडबाथ की मां, जो कि सुजरेन मिथाई विशेषज्ञ थी, के लिए इस रक्त लाल अंडे के छिलके को तोड़ना आसान था। लाइटनिंग स्पैरो किंग द्वारा 3 स्रोत प्रकार की वस्तुओं को पेश करने के बाद बोली शुरू हुई, लेकिन ज्यादातर लोगों ने ब्रोकेड बॉक्स में दूसरे स्रोत प्रकार के जीवन रूप तूफान उल्लू कीट पर ध्यान केंद्रित किया। ये देखकर बिजली गौरैया राजा ने बस इतना कहा, चलो पहले तूफान उल्लू कीट की नीलामी करते हैं। लिन युआन ने तुरंत बोली नहीं लगाई। इस हरिकेन ओवलेट मौत की कीमत 30,000 रेडियंस डॉलर तक बढ़ गई और फिर धीमी हो गई। उस समय रेडलॉक वाला एक युवक खड़ा हुआ और बोला, वरिष्ठ लाइटनिंग स्पैरो किंग, मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं इस हरिकेन ओवलेट मौत के लिए कांस्य महाकाव्य स्वर्ण भक्षण चूहे का आदान प्रदान कर सकता हूं। जैसे ही उसने बात की, कार्यक्रम स्थल पर सन्नाटा छा गया। कांस्य महाकाव्य फे वर्तमान में रेडियंस फेडरेशन में प्रदर्शित होने वाला उच्चतम गुणवत्ता वाला कांस्य फे था। किसी भी कांस्य महाकाव्य फे में गोल्ड में लीजेंड तक पहुंचने की क्षमता थी, और जो अधिक क्षमता वाले थे वे सिल्वर में लीजेंड तक भी पहुंच सकते थे। इसलिए ऐसा कोई भी फे एक महान अवसर के समान था। यहां तक कि राजा श्रेणी के विशेषज्ञ भी ऐसे परियों के बारे में सुनकर भावुक हो जाते थे। जब लिन युआन ने लाइटनिंग स्पैरो किंग के चेहरे पर झिझक देखी तो उसे पता चल गया कि उसे कोई कदम उठाना चाहिए। अन्यथा जब लाइटनिंग स्पैरो किंग सहमत होगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। वह खड़ा हुआ और बोला, वरिष्ठ लाइटनिंग स्पैरो किंग, मेरे पास भी एक कांस्य महाकाव्य फे है। मैं बोली में भाग लेने के लिए इसका उपयोग करना चाहूंगा। ये सुनकर बिजली गौरैया राजा ने तुरंत पूछा, छोटे दोस्त, तुम्हारा कांस्य महाकाव्य परी किस प्रकार की प्रजाति है? लाइटनिंग स्पैरो किंग के सवाल ने लिन युआन को कुछ देर के लिए यह नहीं समझ में आया कि वह क्या जवाब दे। वह ये नहीं कह सकता था कि उसके पास वह प्रजाति है जो वह चाहती थी या उसके पास कोई ऐसी प्रजाति है जिसके बारे में वह सोच नहीं सकती थी। अन्यथा वह निस्संदेह एक उपद्रवी की तरह प्रतीत होगा। जब रेडलॉक वाले युवक ने देखा कि लिन युआन उसके साथ बोली लगा रहा है तो उसने भौहें सिकुड़ते हुए कहा, अगर आपके पास कोई है तो उसे बुलाओ। हम देखेंगे कि हमारे कौन से परी लाइटनिंग स्पैरो किंग को रुचिकर लगते हैं। ये कहने के बाद रेडलॉक वाले युवक ने अपनी छाती पर रखे डायमंड फे स्टोरेज बॉक्स से एक सुनहरा चूहा बुलाया। वह आगे बढ़ा और चूहे को लाइटनिंग स्पैरो किंग को सौंप दिया, इससे पहले कि वह कहता, वरिष्ठ, कृपया इसे जांच लें। यदि आप मेरे साथ विनिमय करने का इरादा रखते हैं तो मैं और 10,000 रेडियंस डॉलर जोड़ सकता हूं। वह बहुत ईमानदार लग रहा था, उसकी आंखों में बोली जीतने का दृढ़ संकल्प भरा हुआ था। जब बिजली गौरैया राजा ने सुनहरे चूहे को लिया और देखा तो उसने विस्मय में सिर हिलाया और उत्तर दिया, ये वास्तव में एक कांस्य महाकाव्य सोने भक्षण चूहा है।
हालांकि वह विस्मय में लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी का कोई भाव नहीं था। स्पष्ट रूप से यह कांस्य महाकाव्य स्वर्ण भक्षण चूहा उन इच्छाशक्ति रूनों से मेल नहीं खाता था जिन्हें दो राजा श्रेणी के विशेषज्ञों ने समझा था। कांस्य महाकाव्य स्रोत प्रकार के जीवन रूपों की दुर्लभता के कारण बहुत कम लोग ऐसे जीवन रूपों के साथ इच्छाशक्ति रून का पूरी तरह से मिलान कर सकते हैं। जिन लोगों ने इच्छाशक्ति रून को समझ लिया था वे सबसे पहले एक कांस्य महाकाव्य फे को चुनते थे जो उनके द्वारा समझे गए इच्छाशक्ति रून से मेल खाता था, जो लॉटरी जीतने जैसा था। यदि फेयो उनकी अपनी योग्यता के साथ संगत थे तो वे इस बात पर विचार नहीं करेंगे कि वे उनकी इच्छाशक्ति रून से मेल खाते हैं या नहीं। जो लोग इच्छाशक्ति रून के साथ जागृत हुए थे उनमें से कई के लिए कांस्य महाकाव्य फे का चुनाव गौण होगा। अधिकांश लोगों के लिए अपनी योग्यता के अनुरूप कांस्य महाकाव्य फे को ढूंढना कठिन था। उनके अथक प्रयास के बावजूद वे अभी भी अप्राप्य थे। ड्रेडलॉक वाला युवक लिन युआन को आग लगाने के बराबर था। अगर लिन युआन कांस्य महाकाव्य फे को नहीं हटा सकता था तो वह एक उपद्रवी के समान होगा। कई लोगों की निगाहें लिन युआन पर टिक गईं, जिनमें लाइटनिंग स्पैरो किंग और शैडो बैट किंग भी शामिल थे। वेन यू ने महसूस किया कि ड्रेडलॉक वाला युवक लिन युआन को बुरी नज़र से देख रहा था। उसकी अभिव्यक्ति बदल गई और उसने तुरंत एक रेडियंट मून पैलेस की आत्मा परिचारिका की आभा बिखेरी। ऐसी आभा उसके स्तर और दायरे से आती थी, न कि उसकी ताकत से। जब लिन युआन ने वेन यू की आभा में परिवर्तन महसूस किया तो उसने अपना सिर हिलाया और लाइटनिंग स्पैरो किंग से स्पष्ट आवाज में कहा, वरिष्ठ लाइटनिंग स्पैरो किंग, मैं रेडियंस डॉलर नहीं जोड़ूंगा, लेकिन आप कांस्य महाकाव्य फे की अपनी प्रजाति चुन सकते हैं। लाइटनिंग स्पैरो किंग ने लिन युआन की बात सुनी तो उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं और वह कुछ समय के लिए स्तब्ध रह गई। क्या तुम गंभीर हो? लिन युआन ने एक धूप वाली मुस्कान बिखेरी और शांति से कहा, ये जूनियर स्रोत प्रकार के जीवन रूप के लिए बोली लगाने के लिए यहाँ है। इसलिए मैं आपको धोखा नहीं दूंगा सीनियर। भले ही मैं झांसा दे रहा हूँ, सीनियर मुझे स्रोत प्रकार के जीवन रूप को दूर ले जाने की अनुमति नहीं देंगे। झाओ शियाओचुन ने जोर से और उत्तेजना से फैंग डोवो की जांघ पर थप्पड़ मारा। फिर उसने कहा, क्या बकवास है? ये सुंदर युवक वाकई बहुत सुंदर है। फैंग डोवो, इस सुंदर युवक को देखने के बाद मुझे थोड़ी भूख लग रही है और अचार वाले टोफू के साथ कुछ ब्रेस्ड पोर्क ट्रॉटर्स खाने की इच्छा है। जब झाओ शियाओचुन ने फैंग डोवो की जांघ पर जोरदार प्रहार किया तो उसे अचानक लगा कि यह भावना ठीक नहीं है। फैंग डोवो ने झींगे की तरह सिकुड़कर लाल चेहरे के साथ जवाब दिया, झाओ शियाओचुन, तुम बहुत निर्दयी हो। अगर तुम मोह में हो तो तुम अपनी जांघ पर प्रहार कर सकते हो। तुम मेरे फैंग परिवार को भविष्य में वंशज बनाने से क्यों रोकना चाहते हो? झाओ शियाओचुन ने क्षमाप्रार्थी निगाहों से फैंग डोडुओ को देखा और उसने अजीब तरीके से कहा, म्याऊं। फैंग डोवो ने अपनी आंखें घुमाई और आंसू भरी आंखों से कहा, भौंकें। घुंघराले बालों वाले युवक का चेहरा काला पड़ गया और उसने कहा, सब बातें और कोई सबूत नहीं। तुम्हें अपनी बातों के लिए कुछ सबूत दिखाने की ज़रूरत है। चूंकि वहाँ बहुत सारे लोग मौजूद हैं, मुझे नहीं लगता कि मेरा दोस्त मजाक करने की कोशिश करेगा और जानबूझकर परेशानी मोल लेगा, है न? जैसे ही ड्रेडलॉक वाले युवक ने अपनी बात समाप्त की, लियू जी के चेहरे पर सख्त भाव थे और वह खड़े होने की तैयारी कर रहा था। लिन युआन ने लियू जी के कंधे पर हाथ रखा और थपथपाकर संकेत दिया कि लियू जी बैठे रहें। लियू जी के दिल में एक अकथनीय भावना थी। जब लिन युआन स्रोत प्रकार तूफान उल्लू कीट के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए खड़ा हुआ तो लियू जी ने अपने दिल में गर्मजोशी की लहर महसूस की। मूल रूप से जब लियू जी ने नीलामी में हरिकेन ओवलेट मौत को देखा तो उसका दिल असामान्य रूप से भारी हो गया। ये स्पष्ट था कि हरिकेन ओवलेट मौत उसकी कीट रानी के लिए बहुत उपयुक्त था, लेकिन उसकी मौजूदा बचत हरिकेन ओवलेट मौत के लिए बोली लगाने के लिए पर्याप्त नहीं थी। लेकिन जब लिन युआन हरिकेन ओवलेट मौत के लिए बोली लगाने के लिए खड़ा हुआ तो लियू जी को याद आया कि लिन युआन ने उससे क्या कहा था। ये हरिकेन ओवलेट मौत आपकी कीट रानी की प्लेटिनम क्षमता के लिए उपयुक्त है। उस समय जब लिन युआन ने यह बात कही, उसने पहले ही लियू जी के लिए इस तूफानी उल्लू कीट की बोली लगाने का फैसला कर लिया होगा। लियू जी ने पहले ही लिन युआन को अपना विश्वास मान लिया था, लेकिन लिन युआन के कार्यों ने फिर भी लियू जी को अनैच्छिक रूप से द्रवित कर दिया। लियू जी को पता था कि एक अनुचर शूरवीर वास्तव में अभी भी एक नौकर है, लेकिन लिन युआन ने पहले कभी उसके साथ नौकर की तरह व्यवहार नहीं किया था। संकट से बचाया जाना और ईमानदारी से व्यवहार किया जाना कुछ ऐसा था जिसने लियू जी को कई तरह की भावनाओं का एहसास कराया, लेकिन वह नहीं जानता था कि क्या कहना है। धन्यवाद कहना बहुत आसान था और यह बहुत खालीपन भरा लगता था। इसलिए लियू जी जो कुछ भी कर सकता था वह था इस युवा की हर संभव तरीके से रक्षा करना। आस्था भारी नहीं थी, क्योंकि आस्था हमेशा से ही एक तरह का भरोसा रही है। ये भरोसा अब अनजाने में ही अमर निष्ठा में बदल गया था। लिन युआन ने ड्रेडलॉक वाले युवक के चेहरे पर भाव देखे और अपनी भौहें ऊपर उठाए बिना नहीं रह सका। लिन युआन देख सकता था कि ड्रेडलॉक वाला ये युवक वास्तव में इस तूफानी उल्लू कीट को चाहता था।
इसके अलावा उसने पहले ही कांस्य महाकाव्य स्वर्ण भक्षण चूहा निकाल लिया था, जो तूफानी उल्लूकीट के बराबर मूल्य का था, और यहाँ तक कि 10,000 रेडियंस डॉलर भी जोड़े थे। ड्रेडलॉक वाले इस युवक की ईमानदारी को देखने के लिए यह पहले से ही पर्याप्त था। हालांकि लिन युआन इस तरह से काम करने के कारण हार मानने वाला नहीं था। जो कोई भी अधिक कीमत की पेशकश कर सकता था, वह नीलामी जीत जाता था। इसके अलावा ये तूफान उल्लू कीट लियू जी के लिए बहुत उपयोगी था। लियू जी की कीट रानी पहले से ही एक प्लेटिनम फैंटेसी फे थी, लेकिन इसकी प्लेटिनम क्षमता अभी भी खाली थी। लियू जी की कीट रानी में पहले से ही 4 क्षमताएं हो सकती हैं, जो एक निकट सीमा के हमले, लंबी दूरी के हमले और बचाव के साथ एक पूर्ण युद्ध शैली बनाती हैं। लेकिन अगर तूफान उल्लू कीट को कीट रानी के जीन मॉडल में उकेरा जा सकता है और लियू जी की प्लेटिनम क्षमता बन सकती है, तो उसके पास एक अतिरिक्त नियंत्रण क्षमता होगी। इससे कीट रानी की युद्ध शैली में गुणात्मक छलांग लग सकती है। बिजली गौरैया राजा को थोड़ा बुरा लगा जब उसने ड्रेडलॉक वाले युवक से यह बात सुनी। जब से लिन युआन खड़ा हुआ था, बिजली गौरैया राजा लिन युआन को देख रहा था। वह एक ऐसी आभा उत्सर्जित कर रहा था जिसकी बिजली गौरैया राजा ने प्रशंसा की। यह एक हल्की आभा थी जिसने लाइटनिंग स्पैरो किंग को यह महसूस कराया कि युवक थोड़ा अथाह था। हालांकि जब उसने लिन युआन के काले सूट के लिए इस्तेमाल की गई सामग्री देखी, तो उसे पता चल गया कि यह युवक उसे धोखा नहीं देगा। क्लास 3 क्रिएशन मास्टर के रूप में लाइटनिंग स्पैरो किंग का अनुभव और ज्ञान आम लोगों से बेहतर था। उसने तुरंत पहचान लिया कि सूट पर कढ़ाई प्लेटिनम डार्क डेथ खौफनाक मकड़ी के वेब सिल्क से की गई थी। प्लेटिनम फेक डार्क डेथ क्रीपी स्पाइडर सामान्य रूप से वेब सिल्क का उत्पादन नहीं करता था, और ऐसा केवल तब करता था जब वह अपनी त्वचा को बहा रहा होता था। इसलिए यह दर्शाता है कि डार्क डेथ क्रीपी स्पाइडर का वेब सिल्क प्राप्त करना कितना मुश्किल था। इसके अलावा लाइटनिंग स्पैरो किंग ने युवक के बगल में बैठे व्यक्ति को पहचान लिया, और वह कोई और नहीं बल्कि लियू जी था। वह रेडियंस 100 सीक्वेंस का सदस्य था, और रेडियंस फेडरेशन का कोई भी विशेषज्ञ लियू जी को नहीं पहचानता। इसके अलावा लियू जी के वीरतापूर्ण कार्य ने रेडियंस फेडरेशन में हलचल मचा दी थी। युवा मित्र, मुझे आश्चर्य है कि अगर मैं परी की एक प्रजाति बताऊं, तो मुझे उस प्रजाति का कांस्य महाकाव्य परी प्राप्त करने में कितना समय लगेगा। लिन युआन ने धीरे से उत्तर दिया, वरिष्ठ प्रकाश गौरैया राजा ने जो प्रजाति बताई है, वह कल उसी समय तक आपको वितरित की जा सकती है, और यह एक कांस्य महाकाव्य परी होगी। जैसे ही लाइटनिंग स्पैरो किंग ने जवाब देना चाहा, ड्रेडलॉक वाला युवक पहले बोल पड़ा। लाइटनिंग स्पैरो किंग, इस कांस्य महाकाव्य स्वर्ण भक्षण चूहे के अलावा मैं पहले बताए गए 10,000 रेडियंस डॉलर के अलावा 5,000 रेडियंस डॉलर और जोड़ने को तैयार हूँ। लाइटनिंग स्पैरो किंग ने ड्रेडलॉक वाले युवाओं की परवाह नहीं की। राजा श्रेणी के विशेषज्ञ के लिए 5,000 रेडियंस डॉलर महत्वपूर्ण नहीं माने जाते थे। सबसे महत्वपूर्ण बात थी कांस्य महाकाव्य फे के साथ किसी की अनुकूलता और इच्छाशक्ति ऋण। यह शायद लाइटनिंग स्पैरो किंग द्वारा स्वयं समझी गई इच्छाशक्ति ऋण नहीं थी, लेकिन एक राजा श्रेणी की टीम के सदस्य घनिष्ठ भागीदार थे। इसके अलावा किसी की टीम के सदस्य जितने मजबूत होते, जंगल या आयामी दरार की खोज करते समय यह उतना ही अधिक फायदेमंद और कम खतरनाक होता। जब ड्रेडलॉक वाले युवक ने लाइटनिंग स्पैरो किंग के हाव भाव देखे, तो वह समझ गया कि यदि काले सूट वाला युवक जानबूझकर परेशानी नहीं मोल ले रहा है, तो उसे तूफानी उल्लू कीट प्राप्त नहीं होगा। लाइटनिंग स्पैरो किंग ने शैडो बैट किंग के साथ नजरें मिलाईं और कहा, युवा मित्र, शक्तिशाली आक्रामक प्रकार पंख वाले कीट प्रजाति फे और रक्षा प्रकार हिरण प्रजाति फे। यदि आपके पास कांस्य महाकाव्य में से कोई भी प्रकार का फे है, तो यह हरिकेन उल्लू कीट आपका है। बोलने के बाद लाइटनिंग स्पैरो किंग ने एक पल के लिए विराम लिया और कहना जारी रखा, हालांकि आपने कहा था कि मैं कल ही कांस्य महाकाव्य फे प्राप्त कर सकता हूं। इसलिए आपको संपार्श्विक के रूप में कुछ उपयोग करने की आवश्यकता है। बहुत सारी आंखें लिन युआन पर इकट्ठी थीं क्योंकि वे देखना चाहते थे कि लिन युआन संपार्श्विक के रूप में क्या उपयोग करेगा। चूंकि यह संपार्श्विक था, तो इसका मूल्य हरिकेन ओवलेट मौत के बराबर या उससे थोड़ा कम होना चाहिए। हर कोई देखना चाहता था कि यह युवा ऐसा क्या ला सकता है जिसका मूल्य हरिकेन ओवलेट मौत से मेल खाए। लिन युआन को उम्मीद नहीं थी कि उसके डायमंड फे स्टोरेज बॉक्स में 2 कांस्य एपिक फे में से एक पावर ऑफेंस प्रकार पंखों वाली कीट प्रजाति होगी, जैसा कि लाइटनिंग स्पैरो किंग ने कहा था। ये वास्तव में एक संयोग था। हालांकि चूंकि कांस्य महाकाव्य ज्वाला शिरायुक्त ड्रैगनफ्लाई स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में रुकी थी, जिसमें अत्यधिक संकेंद्रित स्पिरिट क्यूई थी, इसने सिलुरियन काल के तानाशाह विशाल शिरायुक्त ड्रैगनफ्लाई के पैतृक वंशों को पहले ही जागृत कर दिया था। लिन युआन को वास्तव में नुकसान होगा यदि वह फ्लेम वीनेट ड्रैगनफ्लाई का उपयोग करता है, जो कि तूफान उल्लू कीट के लिए व्यापार करने के लिए एक बेहतर कांस्य महाकाव्य फे था। हालांकि लिन युआन ने फिर भी अपना हाथ घुमाया और फ्लेम वीनेट ड्रैगनफ्लाई को बुलाया, जिसने विशाल वीनेट ड्रैगनफ्लाई की रक्तरेखा को जगाया था।
कांस्य महाकाव्य ज्वाला शिरायुक्त ड्रैगनफ्लाई को बुलाने के बाद लिन युआन ने हाथ बढ़ाया। कांस्य महाकाव्य ज्वाला शिरायुक्त ड्रैगनफ्लाई पहले से ही 2 मीटर से ज्यादा बड़ी थी, इसलिए वह अब लिन युआन की उंगली पर नहीं उतर पा रही थी। वह लिन युआन की हथेली के चारों ओर उड़ रही थी और घूम रही थी। लिन युआन ने इस कांस्य महाकाव्य ज्वाला शिरायुक्त ड्रैगनफ्लाई को देखा और कहा, वरिष्ठ लाइटनिंग स्पैरो किंग ने जिस पावर ऑफेंस टाइप पंखों वाले कीट प्रजाति फे का जिक्र किया है, उसके लिए इस जूनियर के पास बस एक है। हालांकि सीनियर को यह समझना चाहिए कि हरिकेन ओवलेट मॉथ इस कांस्य महाकाव्य ज्वाला शिरायुक्त ड्रैगनफ्लाई के लिए व्यापार करने के लिए पर्याप्त नहीं है, जिसने सिलुरियन काल की विशाल शिरायुक्त ड्रैगनफ्लाई की रक्तरेखा को जगाया है। लिन युआन ने ज्वाला शिरायुक्त ड्रैगनफ्लाई को बुलाया तो बिजली गौरैया राजा और छाया चमगादड़ राजा की नजरें ज्वाला शिरायुक्त ड्रैगनफ्लाई पर टिकी थीं। ज्वाला शिरायुक्त ड्रैगनफ्लाई के ज्वलंत लाल शरीर पर हरे रंग की आकृतियां थीं और जब वह अपने पंख फड़फड़ाती थी तो भ्रामक छायाएं उत्पन्न होती थीं। लिन युआन द्वारा बुलाया गया ज्वाला शिरायुक्त ड्रैगनफ्लाई भले ही केवल कांस्य पर हो, लेकिन यदि कोई उसे ध्यान से देखे तो वह उसके शरीर के भीतर प्रचंड अग्नि और वायु तत्व ऊर्जा को महसूस कर सकेगा। ऐसी हिंसक ऊर्जाएं केवल विशाल शिरायुक्त ड्रैगनफ्लाई की जागृत रक्तरेखा से ही आ सकती हैं। जब ऐसी रक्तरेखाएं जागृत होती हैं तो यह वैसा ही होता है जैसे मछली प्रजाति के फी अपने शरीर के भीतर दुर्लभ ड्रैगन प्रजाति के रक्तरेखा को जागृत करते हैं। आनुवंशिक मॉडल का उत्थान जीवन के विकास के दौरान एक महत्वपूर्ण परिवर्तन था। ये फ्लेम वेन ड्रैगनफ्लाई पहले ही एक परिवर्तन से गुजर चुकी थी। इस प्रकार, हालांकि यह गोल्ड डेवोरिंग चूहे के समान ग्रेड और गुणवत्ता का हो सकता है, फ्लेम वेन ड्रैगनफ्लाई स्पष्ट रूप से गोल्ड डेवोरिंग चूहे से कहीं अधिक श्रेष्ठ थी। बेशक, ये एकमात्र कारण नहीं थे कि लाइटनिंग स्पैरो किंग और शैडो बैट किंग कांस्य महाकाव्य फ्लेम वैन ड्रैगनफ्लाई पर पूरा ध्यान क्यों दे रहे थे। मुख्य कारण फ्लेम वैन ड्रैगनफ्लाई की हवा और आग का उपयोग करने की क्षमता थी। यह उनके राजा वर्ग के साथी की प्रतिभा और उनके साथी द्वारा समझे गए विल पावर रून के साथ संगत था। यहाँ तक कि अगर कोई राजा श्रेणी का विशेषज्ञ इच्छाशक्ति रून को समझ लेता है तो कांस्य महाकाव्य फे की खोज करते समय वे केवल एक ऐसे व्यक्ति को खोजने की उम्मीद कर सकते हैं जो उनकी प्रतिभा के अनुकूल हो। जहाँ तक कांस्य महाकाव्य फे को खोजने की बात है जो उनके द्वारा समझे गए इच्छाशक्ति रून के लिए भी उपयुक्त हो, ये वास्तव में एक कल्पना के समान था। लेकिन अब वास्तव में एक कांस्य महाकाव्य फे था जो न केवल उनके राजा वर्ग के साथी की प्रतिभा के साथ संगत था, बल्कि विल पावर रून भी उपयुक्त था। इसके अलावा इस फे ने इतनी शक्तिशाली रक्तरेखा को जगाया था। अगर ड्रेडलॉक वाला युवा स्रोत प्रकार के जीवन रूप हरिकेन ओवलेट मौत के प्रति भावुक था, तो अब लाइटनिंग स्पैरो किंग और शैडो बैट किंग भी कांस्य महाकाव्य ज्वाला शिरायुक्त ड्रैगनफ्लाई के प्रति उतने ही भावुक थे। वास्तव में वे अधिक भावुक थे। एक शिखर वर्ग 3 क्रिएशन मास्टर और एक किंग क्लास विशेषज्ञ होने के बावजूद लाइटनिंग स्पैरो किंग घबराने से खुद को नहीं रोक पाया। लाइटनिंग स्पैरो किंग के लिए एक नज़र ही ये देखने के लिए पर्याप्त थी कि यह फ्लेम वैन ड्रैगनफ्लाई कितनी शानदार थी। इसने उसे अपने साथी के लिए इस कांस्य महाकाव्य फ्लेम वैन ड्रैगनफ्लाई का व्यापार करने के लिए और भी अधिक दृढ़ बना दिया। नीलामी में मौजूद सभी लोगों के लिए जब लिन युआन ने कांस्य महाकाव्य ज्वाला शिरायुक्त ड्रैगनफ्लाई को बुलाया तो वे चौंक गए। उनमें से एक ने तो इच्छा की अभिव्यक्ति भी प्रकट की। हालांकि जब उस व्यक्ति ने लाइटनिंग स्पैरो किंग और शैडो बैट किंग के चेहरे देखे जो इच्छा से भरे हुए थे, तो वह व्यक्ति केवल कड़वी मुस्कान के साथ अपने विचारों को दबा सकता था। अगर लाइटनिंग स्पैरो किंग और शैडो बैट किंग इस जगह के मेजबान नहीं होते तो यह व्यक्ति फ्लेम वैन ड्रैगनफ्लाई के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए खड़ा होता। वह व्यक्ति निश्चित रूप से इस कांस्य महाकाव्य फ्लेम वैन ड्रैगनफ्लाई को सुरक्षित करने के लिए एक बड़ी कीमत का उपयोग करने की कोशिश करेगा जिसने विशाल वैन ड्रैगनफ्लाई की रक्तरेखा को जगाया था। लाइटनिंग स्पैरो किंग ने एक पल के लिए सोचा और कहा, युवा दोस्त, ईमानदारी से कहूं तो आपकी फ्लेम वेन ड्रैगनफ्लाई मेरे एक साथी के साथ बहुत संगत है जिसके पास पंख वाले कीट प्रजाति के फे हैं, और यह मेरे साथी द्वारा समझे गए विल पावर रून के लिए भी बहुत उपयुक्त है। मुझे आश्चर्य है कि क्या हम इस हरिकेन ओवलेट मौत का उपयोग कर सकते हैं और अतिरिक्त इनाम दे सकते हैं जब तक कि आप इस कांस्य महाकाव्य फ्लेम वेन ड्रैगनफ्लाई के लिए व्यापार करने के लिए संतुष्ट न हों। लाइटनिंग स्पैरो किंग पहले से ही मानसिक रूप से तैयार था। जब तक वह डायमंड आध्यात्मिक घटक डीप ब्लू सोल अवेकनिंग पेटल्स को अपने पास रख सकती थी, जो भी यह युवा उसे व्यापार के लिए इस्तेमाल करना चाहता था, और अगर यह बहुत ज्यादा अतिशयोक्ति नहीं थी तो वह सहमत हो जाएगी। लिन युआन ने भी खुद को सुरक्षित नहीं रखा। वह स्पष्ट रूप से जानता था कि यह कांस्य महाकाव्य ज्वाला शिरायुक्त ड्रैगनफ्लाई कितनी उत्कृष्ट और दुर्लभ थी। इसके अलावा एक व्यापार ऐसा कुछ था जहां दोनों को लाभ होगा, और यह एक प्रतियोगिता थी। लिन युआन एक परोपकारी व्यक्ति नहीं था और वह सिर्फ इसलिए कांस्य महाकाव्य फे का व्यापार करेगा क्योंकि उसके पास फे को बढ़ाने का आसान समय था। ये वैसा ही था जब लाइटनिंग स्पैरो किंग चाहता था कि लिन युआन बातचीत के शुरुआती चरण में संपार्श्विक प्रदान करे। लिन युआन ने कांस्य महाकाव्य ज्वाला शिरायुक्त ड्रैगनफ्लाई के मूल्य का अनुमान लगाया और स्पष्ट रूप से कहा,
वरिष्ठ बिजली गौरैया राजा, चूंकि दो अन्य स्रोत प्रकार के जीवन रूपों को बेचना आसान नहीं है, क्योंकि वे या तो दो इच्छाशक्ति रून का उपयोग करेंगे या आध्यात्मिक ऊर्जा की एक विशाल मात्रा का उपयोग करेंगे। 10 वर्षों तक लगातार ताज़ा रक्त के प्रवाह के लिए ये कुछ ऐसा नहीं है जिसे कोई सामान्य व्यक्ति भी झेल सके। मुझे आश्चर्य है कि क्या वरिष्ठ बिजली गौरैया राजा को लगता है कि मेरे ज्वाला शिरायुक्त ड्रैगनफ्लाई का व्यापार करना संभव है, जिसने विशाल शिरायुक्त ड्रैगनफ्लाई की रक्त रेखा को तीनों स्रोत प्रकार के जीवन रूपों के लिए जागृत किया था। बोलते समय लिन युआन ने जानबूझकर रक्त रेखा के जागरण का उल्लेख किया। वास्तव में भले ही लिन युआन ने इसका उल्लेख न किया हो, शिखर वर्ग 3 निर्माण मास्टर, लाइटनिंग स्पैरो किंग और यहाँ के बाकी लोग जो फ्लेम वैन ड्रैगनफ्लाई के बारे में थोड़ा जानते थे, वे जानते होंगे कि अगर इस फ्लेम वैन ड्रैगनफ्लाई ने विशाल वैन ड्रैगनफ्लाई की रक्तरेखा को जगाया होता, अन्यथा इसका आकार केवल 30 सेंटीमीटर के आसपास होता, न कि 2 मीटर का विशाल आकार। जब लाइटनिंग स्पैरो किंग ने लिन युआन के अनुरोध के बारे में सुना तो वह संकोच करने से खुद को नहीं रोक पाए और गहन चिंतन में चली गई। दो अन्य स्रोत प्रकार के जीवन रूपों में कठोर अनुबंध शर्तें हो सकती हैं, लेकिन वे आखिरकार स्रोत प्रकार के जीवन रूप ही थे। उसी समय ये दो स्रोत प्रकार के जीवन रूप दुनिया में पहली बार दिखाई दिए और किसी ने उनके बारे में पहले नहीं सुना था। यदि तीनों स्रोत प्रकार के जीवन रूपों को एक साथ जोड़ दिया जाए तो उनका कुल मूल्य इस कांस्य महाकाव्य ज्वाला शिरायुक्त ड्रैगनफ्लाई से अधिक होना चाहिए। भले ही इस कांस्य महाकाव्य ज्वाला शिरायुक्त ड्रैगनफ्लाई ने विशाल शिरायुक्त ड्रैगनफ्लाई की रक्तरेखा को जागृत कर दिया था, फिर भी तीनों स्रोत प्रकार के जीवन रूपों की तुलना में मूल्य में असमानता थी। जब लाइटनिंग स्पैरो किंग गहन चिंतन में था तो लिन युआन के चेहरे पर एक शांत भाव था। व्यापार एक प्रतियोगिता थी और यह शतरंज के खेल जैसा ही था। इसके अलावा लिन युआन ऊपरी हाथ पकड़े हुए था। लिन युआन को जो चुनौती देनी थी वह ये थी कि क्या लाइटनिंग स्पैरो किंग उसके दांव से सहमत होगा। अगर वह सहमत हो जाती तो लिन युआन लाभ में होता और तीनों स्रोत प्रकार के जीवन रूप उसके हो जाते। अगर लाइटनिंग स्पैरो किंग सहमत नहीं होता तो ये लिन युआन के लिए कोई बड़ी समस्या नहीं थी, क्योंकि उसे बस अपने दांव को थोड़ा बढ़ाने की जरूरत थी। चूंकि लाइटनिंग स्पैरो किंग पहले से ही चिंतन में था, लिन युआन जानता था कि उसकी स्थितियां लाइटनिंग स्पैरो किंग की स्वीकार्य सीमा के भीतर थीं। जैसे ही लाइटनिंग स्पैरो किंग गहरी सोच में डूबा, ड्रेडलॉक वाले युवक के चेहरे पर निराशा के भाव उभर आए। वह जानता था कि उसे पहले से ही तूफानी उल्लू की प्राप्त करने का सौभाग्य नहीं मिला था। लाइटनिंग स्पैरो किंग इस बात पर विचार भी नहीं कर रहा था कि हरिकेन ओवलेट मौत को कौन खरीदेगा। वह ये सोच रहा था कि क्या दो अन्य स्रोत प्रकार के जीवन रूपों का उपयोग करके कांस्य महाकाव्य ज्वाला शिरायुक्त ड्रैगनफ्लाई के लिए व्यापार करना उचित है। ड्रेडलॉक वाले युवक ने लिन युआन को गुस्से से देखा, लेकिन उसके दिमाग ने अचानक एक नया दरवाजा खोल दिया क्योंकि वह गुस्से में था। वह अपने दिमाग को खंगाल रहा था और इस तूफान उल्लू कीट को खरीदने के लिए सभी प्रयास कर रहा था, क्योंकि वह एक सहायक प्रकार की आत्मा क्यूई पेशेवर था। उसकी अनुकूलता सीमा सहायक प्रकार पौधे की प्रजाति के फे की ओर थी, इसलिए उसके पास एक प्रभावी हमले की विधि की कमी थी। इसके अलावा उसके अनुबंधित फे में से ब्रीज हिबिकस तूफान उल्लू कीट की आवश्यकताओं को पूरा करता था। वास्तव में अन्य सहायक प्रकार के पौधे प्रजातियां फे भी थीं जिनके पास हमला करने के तरीके थे, लेकिन ऐसे फे मिलना वाकई दुर्लभ था। हालांकि काले सूट में इस युवा ने लाइटनिंग स्पैरो किंग से कहा था कि वह कांस्य महाकाव्य बनने के लिए फे की कोई भी प्रजाति चुन सकती है। मैं इस हरिकेन ओवलेट मौत को पाने के लिए क्यों उत्सुक हूँ? मैं इस काले सूट वाले युवक की तलाश क्यों नहीं करता और देखता हूँ कि क्या वह मुझे हमला करने की क्षमता वाले कांस्य महाकाव्य समर्थन प्रकार पौधे की प्रजाति फे प्राप्त करने में मदद कर सकता है। ड्रेडलॉक्स वाला वह युवक, जिसके चेहरे पर शुरू में निराशा के भाव थे, अचानक उम्मीदों के भाव प्रकट करने लगा। वह मन ही मन खुद की तारीफ करने से खुद को नहीं रोक पाया। मैं, गाओ फैंग, सच में एक तेज तर्रार बच्चा हूँ। ड्रेडलॉक वाले युवा को छोड़कर उपस्थित सभी लोग लिन युआन को एक विचारशील नज़र से देखने से खुद को रोक नहीं पाए। जो लोग इस निजी नीलामी में आ सकते थे, उनकी पहचान साधारण नहीं थी। जब उन्होंने काले कपड़े पहने युवक को देखा तो उन्हें लगा कि वह बहुत अपरिचित है और उन्होंने उसके बारे में पहले कभी नहीं सुना था। उसकी आभा के अलावा वे उसकी पहचान के बारे में अधिक चिंतित थे। किस तरह के आधार पर उसने ये कहा कि कांस्य महाकाव्य फे की किसी भी प्रजाति को इच्छानुसार चुना जा सकता है और कांस्य महाकाव्य फ्लेम वैन ड्रैगनफ्लाई को खत्म किया जा सकता है, जिसका रक्त सिलुरियन अधिपति विशाल वैन ड्रैगनफ्लाई की रक्त रेखा थी। यह एक तरह का आधार था। युवक के शांत भाव से उन्हें पता चल गया कि वह इस परी पर बहुत कम ध्यान देता है। लाइटनिंग स्पैरो किंग एक पल के लिए चुप हो गया और शैडो बैट किंग की तरफ देखा। शैडो बैट किंग को एक पल के लिए हिचकिचाते और बहुत दृढ़ता से सिर हिलाते हुए देखकर लाइटनिंग स्पैरो किंग ने कहा, छोटे दोस्त, मैं इस सौदे से सहमत हूँ। ये 3 स्रोत प्रकार की वस्तुएं तुम्हारी हैं। लिन युआन ने मुस्कुराते हुए और सिर हिलाकर उत्तर दिया, वरिष्ठ बिजली गौरैया राजा, यह कांस्य महाकाव्य ज्वाला शिरायुक्त ड्रैगनफ्लाई अब आपकी है।
उसने फ्लेम वेन ड्रैगनफ्लाई के पंखों को छुआ, जो इस परी के लिए विदाई थी जिसे उसने पाला था। वह इसके लिए एक उपयुक्त घर खोजना चाहता था। लाइटनिंग स्पैरो किंग के राजा श्रेणी के दस्ते का सदस्य स्पष्ट रूप से एक उत्कृष्ट विकल्प था। जैसे ही फ्लेम वेन ड्रैगनफ्लाई को महाकाव्य से किंवदंती में पदोन्नत किया गया, ये तुरंत इच्छाशक्ति रून के साथ एक काल्पनिक नस्ल में विकसित हो सकता है। एक मानव के साथ अनुबंध के बाद फेस के लिए एक काल्पनिक नस्ल में विकसित होने के लिए इच्छाशक्ति रून प्राप्त करना बहुत कठिन था। लिन युआन ने कांस्य महाकाव्य ज्वाला शिरायुक्त ड्रैगनफ्लाई को अलविदा कहने के बाद उसे एक कांस्य फे भंडारण बॉक्स में संग्रहित किया और वेन यू को सौंप दिया। वह फे स्टोरेज बॉक्स लेकर चली गई और उसे लाइटनिंग स्पैरो किंग को सौंप दिया। उसी समय उसने लाइटनिंग स्पैरो किंग से 3 ब्रोकेड बॉक्स भी लिए और उन्हें लिन युआन को सौंप दिया। लिन युआन ने स्रोत प्रकार के तूफान उल्लू कीट को लियू जी को सौंप दिया और कहा, बड़े भाई लियू, आपकी कीट रानी की प्लेटिनम क्षमता अब समर्थित है। लियू जी ने इसे ले लिया और अपने चेहरे पर एक ईमानदार मुस्कान बिखेरी। उसने लिन युआन को धन्यवाद नहीं दिया, बल्कि अपनी मुठ्ठियां कस लीं। हरिकेन आउलेट मौत के साथ उनकी प्लेटिनम फैंटेसी आई कीट रानी की युद्ध प्रणाली भी पूर्णतया परिपूर्ण हो जाएगी तथा ये शिखर स्तर पर पहुंच जाएगी। लियू जी को समझ नहीं आ रहा था कि इस समय क्या कहे। वह लगातार मजबूत होता जा रहा था और अपने सामने खड़े इस युवक की रक्षा कर रहा था। वेन यू, जिसने ये सब देखा था, ने लियू जी को देखने से पहले लिन युआन को देखा और एक उज्ज्वल मुस्कान प्रकट की। उसने कभी ऐसी जिंदगी की कल्पना नहीं की थी, जो लापरवाह और आरामदायक थी। आस्था और भावनाएं थीं। वास्तव में मनुष्यों के बीच असली पुल उनकी एक दूसरे के प्रति भावनाएं थीं। चाहे वह परिवार हो, प्यार हो या दोस्ती, वे एक ही लक्ष्य के लिए अलग अलग साधन थे। ये बस एक तरह की भावना और जिम्मेदारी थी। वेन यू ने बहुत पहले इस मौजूदा जागीर को एक छोटे से घर की तरह माना था। यह एहसास सुरक्षा की भावना जैसा था, घर जैसा। यह एहसास शानदार लगा। इस बिंदु पर निजी नीलामी पूरी तरह से खत्म हो गई थी। झाओ शियाओचुन ने फैंग डोवो को घसीटा। लिन युआन और लियू जी को एक शानदार भोजन के लिए खोजने की प्रतीक्षा कर रहा था। ये लियू जी की वापसी के कारण था। रेडियंस 100 सीक्वेंस के सदस्य के रूप में वह उसके लिए एक स्वागत भोज आयोजित करना चाहती थी। दूसरी ओर वे दोनों लिन युआन से परिचित होना चाहते थे और उससे दोस्ती करना चाहते थे। हालांकि फोन कॉल आने के बाद फैंग डोडुओ के हाव भाव तुरंत बदल गए। फैंग डोडुओ ने झाओ शियाओचुन से बात की और उसके हाव भाव तुरंत मुस्कुराहट से गंभीर हो गए। वह बिल्कुल अलग व्यक्ति लग रही थी। झाओ शियाओचुन ने लिन युआन और लियू जी को अलविदा कहने के बाद फैंग डोडुओ को जल्दी से बाहर खींच लिया। लिन युआन, लियू जी और वेन यू को घर जाने की कोई जल्दी नहीं थी। इसके बजाय वे रेयर लाइफ फॉर्म पवेलियन के बगल में रात के बाजार में जाकर खाना खाने के लिए तैयार थे। जब वे दुर्लभ जीवनरूप मंडप से बाहर निकले तो लिन युआन ने देखा कि घुंघराले बाल वाला एक युवक उसके चेहरे पर मुस्कान लिए उसकी ओर दौड़ रहा है। लियू जी ने तुरंत एक कदम आगे बढ़ाया और लिन युआन के सामने से रास्ता रोक लिया। घुंघराले बालों वाला युवक भागा और हंसते हुए लिन युआन से कहा, भाई चलो एक दूसरे को जानते हैं। मेरा नाम गाओ फैंग है। नीलामी के दौरान अभी हमारे बीच कुछ गलतफहमी हो सकती है। ये सुनकर लिन युआन ने थोड़ा मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये सिर्फ बोली लगाना था, कोई चिंता नहीं। ऐसा कहने के बाद वह लियू जी और वेन यू के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार था जब उसने देखा कि गाओ फैंग का जाने का कोई इरादा नहीं था। उस समय रेडलॉक वाले युवक ने सावधानी से पूछा, भाई मुझे आश्चर्य है कि क्या आपके पास अभी भी अन्य प्रकार के कांस्य महाकाव्य फे हैं। जब लिन युआन ने यह सुना तो उसे पता चल गया कि क्या हो रहा है। जब इस ड्रेडलॉक वाले युवक ने सुना कि उसने नीलामी में लाइटनिंग स्पैरो किंग से क्या कहा था तो युवक को उसकी कांस्य महाकाव्य फे की अन्य प्रजातियों में दिलचस्पी हो गई। लिन युआन ने एक पल के लिए सोचा और उसे तुरंत मना नहीं किया। इसके बजाय उसने जवाब दिया, मेरे पास कांस्य महाकाव्य फे हैं, लेकिन वे सस्ते नहीं हैं। प्लांट फे थोड़े अधिक महंगे हो सकते हैं। क्योंकि ड्रेडलॉक वाला ये युवक सोर्स टाइप हरिकेन ओवलेट मौत प्राप्त करना चाहता था, लिन युआन जानता था कि वह निश्चित रूप से ब्रीज हिबिकस को अनुबंधित कर सकता है। इसलिए उसके फेस की अनुकूलता के बारे में अनुमान लगाना आसान था। लिन युआन का जवाब सुनकर गाओ फैंग बहुत खुश हुआ, खासकर जब उसने कांस्य महाकाव्य संयंत्र फे सुना। उसकी आंखें लगभग रात के नीचे 2 बड़े हरे चमकदार बल्ब बन गईं। गाओ फैंग ने कहा, कीमत कोई मायने नहीं रखती। मेरा गाओ परिवार अमीर है। क्या मैं देख सकता हूं कि आपके पास कौन सी प्रजाति है? क्या कोई ऐसी प्रजाति है जो हमला करने में माहिर है? लिन युआन ने जवाब दिया, ये जल्द ही संभव नहीं होगा। मुझे अपना संपर्क नंबर छोड़ दो और जब तुम उन्हें देख सकोगे तो मैं तुमसे संपर्क करूंगा। गाओ फैंग ने तुरंत लिन युआन को अपना संपर्क नंबर दिया और जवाब दिया, कोई जल्दी नहीं है। जब भी आपके पास समय हो आप मुझे बुला सकते हैं। उसने अपना हाथ हिलाया और लिन युआन और अन्य 2 को जाते हुए देखा जैसे वह ट्रैफिक लाइट को देख रहा हो।
वेन यू ने लिन युआन से धीरे से कहा, गाओ फैंग ने जिस गाओ परिवार का उल्लेख किया है वह विंड मिस्ट सिटी का सबसे धनी गाओ परिवार होना चाहिए। जब से वेन यू लिन युआन की सहायक बनी थी उसने रेडियंस फेडरेशन की प्रमुख शक्तियों की जानकारी इकट्ठी कर ली थी, ये सोचकर कि यह एक दिन काम आएगी। इस तरह की जानकारी शायद अन्य लोगों के लिए बहुत दुर्लभ हो, लेकिन वेन यू के लिए नहीं। उसे बस रेडियंट मून पैलेस के डेटाबेस को ब्राउज करना था। उसकी मेहनत अब काम आ सकती थी। ये सुनकर लिन युआन ने सिर हिलाया। वह गाओ फैंग को अपने फेस्टो का पहला ग्राहक मानता है। उसे उम्मीद थी कि वह गाओ फैंग के साथ कुछ दिलचस्प बातें साझा कर सकेगा। लिन युआन के पास अब रेडियंस डॉलर की कमी नहीं थी। जब उसका फेस्टो खुला तो चूंकि वह उच्च स्तरीय फे बेचता था, इसलिए उसने रेडियंस डॉलर के साथ व्यापार करने का विकल्प नहीं चुना, बल्कि उस चीज़ के लिए वस्तु विनिमय किया जिसमें उसकी रुचि थी। लिन युआन, वेन यू और लियू जी ने रात के बाजार में खाना खाया और इस बिंदु पर लिन युआन और वेन यू में झगड़ा हो गया। रॉयल कैपिटल के नाइट मार्केट में स्नैक्स उतने अच्छे नहीं थे जितने लियू जी ने बनाए थे। जब वे खा रहे थे, लियू जी को स्टॉर्म प्रेज मिला, जिसे सुनकर वह खुद को हंसने से नहीं रोक पाया। जब वे हवेली में लौटे तो बहुत देर हो चुकी थी। हालांकि लिन युआन को सोने की कोई जल्दी नहीं थी। उसने एम्बर बटन आकार क्रिस्टल जैसे स्रोत प्रकार की वस्तु निकाली और उसे अनुबंधित करने के लिए तैयार था। युआन ने स्रोत प्रकार की वस्तु की जांच की। ट्रू डेटा की बदौलत उन्होंने पाया कि इसे सोर्स सैंड कहा जाता था। यह मौलिक स्रोत प्रकार की वस्तुओं के रेत तत्व का प्रतिनिधित्व करता था और इसे पृथ्वी तत्व का उत्परिवर्तन माना जाता था। लिन युआन को सोर्स सैंड को अनुबंधित करने की कोई जल्दी नहीं थी। इसके बजाय उसने अपनी छाती पर हीरे के पत्ते के आकार के स्टोरेज बॉक्स से गहरे समुद्र के रक्त मच्छर युक्त रक्त लाल अंडे का छिलका निकाला, जिसे उसने निजी नीलामी में जीता था। वह अपने कमरे से बाहर निकलकर हवेली के बाहर एक लंबे दालान में आ गया। लंबे दालान के ऊपर की छत रात में कुछ खास नहीं लग रही थी, लेकिन वह जानता था कि खून खराबे की माँ वहाँ मौजूद थी। जब वह हवेली में वापस लौटा तो रक्तबीज की माता उसके पीछे अंदर नहीं आई। वह आमतौर पर हवेली के बाहर छज्जों और बीमों पर रहती थी, क्योंकि वह दुनिया की आत्मा क्यूई को अवशोषित करती थी और अपने शरीर में लॉरून को समाहित करती थी। रक्तपात की माँ, मैं आपके लिए वह स्रोत प्रकार की वस्तु लाया हूँ जिसे आपने निजी नीलामी में मांगा था। लिन युआन ने गहरे समुद्र के रक्त मच्छर वाले रक्त लाल अंडे के छिलके को छत के एक कोने की ओर फेंक दिया। एक लाल छाया चमकी और रक्त लाल अंडे का छिलका रात में गायब हो गया। रक्तपात की माँ की मधुर और अनोखी आवाज़ सुनाई दी, लिन युआन, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ, धन्यवाद। फिर वह एक शब्द भी नहीं बोला। लिन युआन जानता था कि रक्तबीज की माँ गहरे समुद्र के रक्त मच्छर के अंडे से राजसी रक्त ऊर्जा को अवशोषित करने की तैयारी कर रही होगी। अपने पथ रक्षक के रूप में अगर वह अपनी ताकत में सुधार कर सकता है तो वह स्वाभाविक रूप से रोमांचित होगा। इसके अलावा पिछले कुछ महीनों में एक दूसरे के साथ घुलने मिलने के बाद दोनों में धीरे धीरे एक दूसरे के प्रति स्नेह विकसित हो गया था। हालांकि ब्लडबैथ की माँ मुश्किल से बोलती थी, बोलने में अच्छी नहीं थी और ठंडी थी। लिन युआन उसके लिए उसकी चिंता को समझ सकता था। ब्लडबैथ की माँ ने हमेशा कहा था कि जब तक उसकी जान खतरे में न हो तब तक वह उसकी मदद नहीं करेगी। हालांकि जब मिलस्टोन टाउन के बाहर शिखर वर्ग एक आयामी दरार खुल गई थी तो वास्तव में उसके लिए आयामी दरार से स्रोत प्रकार की वस्तु को बाहर निकालने की आवश्यकता नहीं थी। एसिड कोरोजन क्वीन मधुमक्खी की बदौलत जिसे मदर ऑफ ब्लडबैथ ने बाहर निकाला था, लिन युआन की वर्तमान ताकत में गुणात्मक उछाल आया था। अन्यथा अपनी दो हमलावर इकाइयों सिल्वर आई फैंटेसी आइचिमी और ब्रॉन्ज एव एपिक रेड थॉर्न के आधार पर लिन युआन सेलेस्टियल स्टेवे प्रमोशन द्वंद्व तक पहुंचने में सक्षम नहीं होता। बिना हारे 100वीं मंजिल तक प्रतिस्पर्धा करने का रिकॉर्ड तो दूर की बात है। रात्रि की हवा हवेली के बाहर छज्जों के चारों कोनों पर लटकी हरी जैद घंटियों को उड़ा रही थी, जिससे एक सूक्ष्म घंटी की ध्वनि उत्पन्न हो रही थी जो रात्रि की हवा में स्पष्ट और तीखी थी तथा विशेष रूप से सुंदर लग रही थी। लिन युआन ने देर रात की ठंडी हवा में गहरी सांस ली और बहुत ज्यादा ऊर्जावान महसूस किया। उसने रात में हवेली की खूबसूरती को देखा और अपने कमरे में वापस चला गया। जब उन्होंने मौलिक स्रोत प्रकार की वस्तु स्रोत रेत को उठाया और ध्यानपूर्वक उसकी जांच की तो उन्होंने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग किया और यिन यांग इच्छाशक्ति रून और असंख्य रूप इच्छाशक्ति रून को बुलाया। चाहे वह कोई भी विलपावर रून हो, उनके असली स्रोत का मूल परिवर्तन के बारे में था। यही कारण था कि लिन युआन ने इस मायरीड फॉर्म विलपावर रून को ब्रॉन्ज एक्स लीजेंड जीनियस में नहीं मिलाया था और इसे एक काल्पनिक नस्ल बनने दिया था। इस मौलिक स्रोत प्रकार के स्रोत रेत के लिए इस तरह का परिवर्तन आधारित इच्छाशक्ति रून वास्तव में उपयुक्त से अधिक था। बहुत कम लोग लिन युआन की तरह दो प्रकृति संबंधित इच्छाशक्ति रून को समझ सकते हैं। यहाँ तक कि अगर लोग इस तरह के इच्छाशक्ति रूनों को समझ भी लें तो भी वे स्रोत प्रकार की वस्तु के अनुबंध के लिए पूर्व शर्त के रूप में उनमें से दो का उपयोग करने के लिए तैयार नहीं होंगे। लिन युआन ने यिन यांग और असंख्य रूप इच्छाशक्ति रूनों को देखा और उसका दिल थोड़ा हिल गया।
ये दो इच्छाशक्ति रून स्रोत रेत में चले गए और उसने इसे अनुबंधित किया और जल्द ही अनुबंध पूरा कर लिया। दो इच्छाशक्ति रून बिना कोई लहर पैदा किए स्रोत रेत में गिर गए, ठीक उसी तरह जैसे कोई पत्थर समुद्र में डूब जाता है, और स्रोत रेत का आकार भी बिल्कुल नहीं बदला। लिन युआन ये सोचकर आहें भरने से खुद को रोक नहीं सका कि स्रोत रेत वास्तव में जादुई थी। उन्होंने इसकी विशेषताओं की जांच के लिए मोबियस के ट्रू डेटा का उपयोग किया। फे नाम स्रोत रेत, फी प्रजाति मौलिक रेत, फे ग्रेड सामान्य 1/10, फे टाइप स्रोत, फे गुणवत्ता सामान्य। इसका सच्चा डेटा देखकर लिन युआन मुस्कुराए बिना नहीं रह सका और अपना सिर हिलाया। इसका डेटा वास्तव में इतना सरल था कि एक नज़र में ये स्पष्ट था कि इसमें कोई क्षमता भी नहीं थी। दरअसल नीलामी में जब लिन युआन ने सोर्स सैंड की जांच करने के लिए ट्रू डेटा का इस्तेमाल किया था तो उसे पता था कि यह खास है। सोर्स सैंड में मूल रूप से कोई योग्यता नहीं थी। जब इसे कांस्य में पदोन्नत किया गया तभी इसमें अन्य फे और सोर्स प्रकार के जीवन रूपों की तरह एक विशेष कौशल होगा। जब ये लीजेंड में पहुंचेगा तो ये बिना किसी विलपावर रून का उपभोग किए सीधे एक फैंटेसी नस्ल बन जाएगा। यह उस समय दो विलपावर रूनों के साथ मिलकर दो विशेष कौशलों को जन्म देगा जो दो विलपावर रूनों की विशेषताओं के आधार पर निर्धारित किए जाएंगे। दूसरे शब्दों में, एक काल्पनिक नस्ल बनने के बाद यह एक अजीबोगरीब मौलिक स्रोत प्रकार की वस्तु होगी जिसमें कोई क्षमता नहीं होगी, लेकिन 3 विशिष्ट कौशल होंगे। लिन युआन ने स्रोत रेत को नियंत्रित किया और यह वास्तव में उसके पैरों के पास एक बड़ी मात्रा में महीन रेत में बदल गया। उसने पाया कि वह इसे बड़ी मात्रा में महीन रेत में बदलने का आदेश दे सकता है, ठीक वैसे ही जैसे वह अपनी इच्छानुसार अपने हाथ को नियंत्रित कर सकता है। उदाहरण के लिए, जब वह अपना हाथ उठाता था तो उसके इरादे के अनुसार हवा में रेत का एक छोटा सा कण रेत की एक पतली दीवार बना देता था जो उसे रोक देती थी। उस समय उन्होंने पाया कि रेत का एक छोटा सा कण जमीन में छेद करने की नीयत से घुस रहा है, इसलिए उन्होंने जल्दी से उसका अगला प्रयास रोक दिया क्योंकि उसकी सांद्रता बहुत अधिक थी। वह जमीन में खुदाई करके भूमिगत अयस्कों और मिट्टी को तोड़कर रेत बनाना चाहता था। अगर लिन युआन ने अपनी हरकतें बंद नहीं की तो उसे डर था कि सोर्स सैंड इस नई बनी हवेली को नष्ट कर देगा। इसलिए वह इसे स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में ले गया। आगे जो वह करना चाहता था वह इसे एक काल्पनिक नस्ल में विकसित करना था और देखना था कि जब इसे 3 विशेष कौशल प्राप्त होंगे तो किस तरह की गुणात्मक छलांग होगी। स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद लिन युआन ने तुरंत महसूस किया कि यह पहले से अलग था। पहले कई निम्न श्रेणी के ऊर्जा अयस्क जिन्हें उसने बहुत पहले नहीं खरीदा था और उन्हें स्पिरिट पूल के किनारे ढेर कर दिया था, भस्म हो गए थे। उस समय उन्होंने पाया कि गोल्ड विंड स्पीड रैपिड एंटीलोप, जिसे हमेशा स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में रखा गया था, स्पिरिट पूल में कम ग्रेड ऊर्जा अयस्कों के एक के बाद एक बैच को धकेल रहा था। वह इस खोज पर थोड़ा हैरान था। लिन युआन ने हमेशा स्टार वेब पर विंड स्पीड रैपिड एंटीलोप को रखा था। कई लोगों ने इसकी कीमत के बारे में पूछा था लेकिन उसने इसे कभी नहीं बेचा। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह उस समय फे को बढ़ाने में व्यस्त था और उसके पास पैसे की कमी नहीं थी। भले ही गोल्ड एलीट विंड स्पीड रैपिड एंटीलोप लिन युआन के परचेज विद नो लॉस स्टार वेब स्टोर में था, लेकिन उसने इसे खरीदने के अनुरोधों को देखने के बारे में कभी नहीं सोचा था। हालांकि विंड स्पीड रैपिड एंटीलोप एक गोल्ड एलीट था, लेकिन कुछ सिल्वर स्वॉर्ड हॉर्न स्पीड एंटीलोप आध्यात्मिक रूप से गोल्ड विंड स्पीड रैपिड एंटीलोप में विकसित हो सकते थे। इसलिए विंड स्पीड रैपिड एंटीलोप की कम गुणवत्ता के बावजूद इसकी अभी भी बहुत मांग थी। एक गोल्ड फे के रूप में विंड स्पीड रैपिड एंटीलोप स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में स्पिरिट क्यूई को एक दिशा में इकट्ठा होने और कम होने का एहसास कर सकता था। एक ऐसे फी के रूप में जो सहज रूप से अत्यधिक केंद्रित आत्मा क्यूई से प्यार करता था, ये लगातार निम्न श्रेणी के ऊर्जा अयस्कों को आत्मा पूल में धकेलता रहा। लिन युआन सोचने से खुद को रोक नहीं सका, पवन गति रैपिड मृग वास्तव में उपयोगी है। जैसे जैसे निम्न श्रेणी के ऊर्जा अयस्कों के बैच को स्पिरिट पूल में धकेला गया, वे जल्द ही शुद्ध स्पिरिट क्यूई में टूट गए, जो लगातार स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में एक नए चमकीले पत्थर के स्तंभ पर इकट्ठा होते रहे। इसमें एक छोटा चूना पत्थर का कटोरा था और जब आत्मा क्यूई इसमें एकत्र होती थी तो ये लगातार संकुचित होती रहती थी। लिन युआन जानता था कि मोबियस की आत्मा क्यूई संक्षेपण अपनी पूर्ण स्थिति में बहाल होने के बाद आत्मा क्यूई क्रिस्टल को संघनित कर रहा था। उसने पहले सोचा था कि यह क्षमता कई ऊर्जा अयस्कों का उपभोग करके आत्मा क्यूई क्रिस्टल को संघनित करेगी, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह इतने सारे निम्न श्रेणी के ऊर्जा अयस्कों का उपभोग करेगी। मोबियस को स्पिरिट क्यूई क्रिस्टल को संघनित करने में कम से कम 7 दिन लगेंगे, बशर्ते कि पर्याप्त मात्रा में स्पिरिट क्यूई हो। स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में निम्न श्रेणी के ऊर्जा अयस्क कम से कम 3 दिन और टिक सकते हैं। लिन युआन का वर्तमान लक्ष्य स्रोत प्रकार के स्रोत रेत को बढ़ाना था, इसलिए उसने तुरंत स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र के निम्न श्रेणी के ऊर्जा अयस्कों की परवाह नहीं की। जब गोल्ड एलीट विंड स्पीड रैपिड एंटीलोप ने लिन युआन को देखा तो वह तुरंत सरपट दौड़ा।
उसने अपना सिर रगड़ा और सोचने से खुद को रोक नहीं पाया। इस गोल्ड एलीट विंड स्पीड रैपिड एंटेलोप को स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में उठाना एक बेहतरीन विकल्प होगा। कम से कम विंड स्पीड रैपिड एंटेलोप निम्न श्रेणी के ऊर्जा अयस्कों को लगातार स्पिरिट पूल में धकेल सकता है, जिससे मुझे बहुत परेशानी से बचाया जा सकेगा। लिन युआन ने इस पवन गति रैपिड मृग को अपने खरीद के साथ कोई नुकसान नहीं फेस्टो से नीचे ले जाने की योजना बनाई। इसे बेचने के बजाय इसे स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में कठिन श्रम करने देना बेहतर होगा। लिन युआन ने चूना पत्थर के कटोरे पर लगातार संघनित हो रही आत्मा क्यूई को देखा। वह उस आत्मा क्यूई क्रिस्टल की प्रतीक्षा कर रहा था जिसे मोबियस 7 दिनों के बाद संघनित करेगा। स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में परिवर्तन को महसूस करने के बाद उन्होंने स्रोत प्रकार के सोर्स सैंड को बढ़ाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे उन्होंने बड़ी मात्रा में शुद्ध स्पिरिट क्यूई इंजेक्ट किया, सोर्स सैंड की ग्रेड और गुणवत्ता में लगातार सुधार हुआ। उस निरंतर प्रक्रिया के दौरान इसका एम्बर बटन आकार क्रिस्टल जैसा स्वरूप और भी अधिक उत्कृष्ट होता गया। अगर पहले यह मोटे तौर पर नक्काशीदार सिट्रीन बटन जैसा था, तो अब यह एक बारीक पॉलिश की गई कलाकृति थी। कुछ ही देर में लिन युआन ने सोर्स टाइप सोर्स सैंड को नॉर्मल से एलीट एक्स एपिक तक बढ़ा दिया। उसने एक गहरी सांस ली और सोर्स सैंड को कांस्य तक बढ़ाते हुए रुका नहीं। अब लिन युआन के लिए एलीट फे को कांस्य तक बढ़ाना बहुत आसान था। चूंकि स्रोत प्रकार स्रोत रेत अभिजात वर्ग महाकाव्य था, इसलिए जब इसे कांस्य में पदोन्नत किया गया तो इसमें 3 विशिष्ट कौशल थे, जिसे देखकर लिन युआन हैरान रह गया। उसे कैसी किस्मत मिली थी। उसने वास्तव में 3 सर्वोच्च श्रेणी के विशेष कौशल प्राप्त किए थे। हालांकि वह केवल एक ही रख सका। वह हमेशा से ही बहुत निर्णायक व्यक्ति रहे थे, लेकिन जब उन्होंने इन 3 विशिष्ट कौशलों को देखा तो वे झिझकने से खुद को नहीं रोक सके। पहला विशेष कौशल फ्लेयरिंग सैंड था। यदि वह इस विशेष कौशल को चुनता है तो सोर्स सैंड की बजरी में जलने के गुण होंगे। सोर्स सैंड के ग्रेड में सुधार होने पर गर्मी की मात्रा बढ़ जाएगी। फ्लेयरिंग सैंड सोर्स सैंड की आक्रमण क्षमता को बढ़ाएगा, जिससे यह एक बहुत शक्तिशाली विशिष्ट कौशल बन जाएगा। दूसरा विशेष कौशल प्रसार रेत था। इस विशेष कौशल ने स्रोत रेत की वृद्धि क्षमता को बढ़ाया, जिससे ये रेत और अयस्कों को जल्दी से जमीन के नीचे कुचलकर भारी मात्रा में बजरी का उत्पादन कर सकता था। पहले विशेष कौशल से इसकी आक्रमण क्षमता में वृद्धि हुई, जबकि दूसरे से इसकी सभी पहलुओं में क्षमता में वृद्धि हुई। यद्यपि प्रोलिफरेशन सैंड फ्लेयरिंग सैंड जितना प्रभावी नहीं था, फिर भी रक्षात्मक और नियंत्रण क्षमता वृद्धि के मामले में यह स्पष्ट रूप से अधिक सर्वांगीण था। इन 2 विशेष कौशलों में से लिन युआन बिना किसी हिचकिचाहट के प्रसार रेत को चुनेगा। भले ही भड़कती रेत बहुत शक्तिशाली थी, लेकिन ये लाल कांटे के फूलों के समुद्र से टकराएगी। भड़कती रेत की गर्मी में लाल कांटे के फूलों के समुद्र को जीवित रहना मुश्किल होगा, लड़ाई की तो बात ही छोड़िए। एक स्पिरिट क्यूई पेशेवर के रूप में यह एक बहुत बड़ी वर्जना थी कि 2 फे की क्षमताएं या विशेष कौशल एक दूसरे को सीमित करते हैं। ये निस्संदेह एक युद्ध में खुद को नीचा दिखाने जैसा ही होगा। जिस विशेष कौशल ने लिन युआन को चिंतित किया वह तीसरा विशेष कौशल था, रेत नियंत्रण। ये लिन युआन के स्रोत रेत पर नियंत्रण को बढ़ा सकता था और इसे नियंत्रित करने के लिए खपत होने वाली आध्यात्मिक शक्ति को कम कर सकता था। वह इस तरह के एक विशेष कौशल से बहुत संतुष्ट था, क्योंकि हर आत्मा क्यूई पेशेवर एक लड़ाई में एक बाल्टी की तरह था। उनकी आध्यात्मिक शक्ति पानी की तरह थी और इस्तेमाल किया गया हर पानी बाल्टी में कम पानी के समान था।